हाल ही में कौन न्यायमूर्ति दिल्ली हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? केजी बालकृष्णन या फिर एम फातिमा बीबी, सतीश चंद्र शर्मा या फिर दीप फतेह सिंह। आप सभी को पता है हिंदुस्तान के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट है, इसके अलावा प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी जो है एक हाई कोर्ट है, लेकिन जैसे पंजाब और हरियाणा की 2 है, इस तरह से कई राज्यों की 3 की मिलाकर भी एक है। जब हम भारत के संविधान को पढ़ने का काम कराता हूं, आप याद रखना संविधान का भाग 6 है, जो भाग 6 के अंदर किसका जिक्र किया गया? हाई कोर्ट का जिक्र किया गया, यानी उच्च न्यायालय का जिक्र किया गया। किसका न्यायालय? कौन सा न्यायालय है? उच्च न्यायालय। ठीक है, एक है उच्चतम न्यायालय। कई तो भगती से चक्कर में रह जाए कि इनमें तो बड़ा कौन सा है, तो याद रखना जिसमें गणे अक्षर है वो बड़ा। ठीक है, यानी उच्चतम में ज्यादा अक्षर है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया। उच्च न्यायालय इसका मतलब क्या हो गया? छोटा है, इसका मतलब थोड़े अक्षर है। इस तरह आप इसमें ले इसको आप। ठीक है, तो देखना, तो उच्च न्यायालय जो है संविधान का जो भाग 6 है, भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 214 जो है, अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 231 तक इसका जिक्र किया गया है। तो हाई कोर्ट का जिक्र किया गया 214 से लेकर के 231 तक में। इतनी बात समझ में आ गई। संविधान का अनुच्छेद 216 के तहत क्या हुआ? हाई कोर्ट का गठन किया जाओ। ठीक है, 216 के तहत क्या किया जाओ? गठन करने का काम किया जाओ। ठीक है, अनुच्छेद 217 के तहत क्या किया जाओ? जज जो है, जजों की नियुक्ति करने का काम किया जाओ। ठीक है, तो 2-3 बात आपने याद रखनी है नियुक्ति में। क्या याद रखनी? जो हाईकोर्ट के जज दो है उनकी नियुक्ति करने का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उस राज्य का राज्यपाल। ये 3 लोग सलाह मशवरा करेंगे और तीनों लोगों की सलाह से कौन कौन होंगे? तीनों लोग आपने याद रखने हैं। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और इसके अलावा उस संबंधित राज्य का राज्यपाल। ये सारे के सारे लोग मिलकर के क्या करेंगे? हाईकोर्ट जो हाईकोर्ट के जज की क्या करेंगे? नियुक्ति करने का काम करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को क्या है? रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार। टोटल दोनों कुल 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट जो है वो 226 के तहत रिट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है? रिट जारी करने का काम करता है। वर्तमान समय में हिंदुस्तान के अंदर आपने याद रखना 25 हाईकोर्ट है। 25वां जो हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो याद रखना 25वां हाईकोर्ट जो है वो अमरावती हाईकोर्ट है। और जो अमरावती जो है कौन से राज्य की राजधानी है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश राज्य जो है, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? तो अमरावती है। तो अमरावती हाईकोर्ट और ये भारत का 25वां हाईकोर्ट है। टोटल देश के अंदर कितने हाईकोर्ट है? तो 25 हाईकोर्ट है। वर्तमान समय में दिल्ली हाईकोर्ट के जो अभी चीफ जस्टिस जो है, मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो सतीश चंद्र शर्मा जो है वर्तमान समय में दिल्ली हाईकोर्ट के क्या बने हैं? वो चीफ जस्टिस बने हैं। केजी बालकृष्णन के बारे में कोई बताओ कुछ थोड़ा बहुत इनके बारे में अगर आपने याद आता हो। केजी बालकृष्णन सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इनके बारे में किसी को कोई बात हो तो फटाफट बताने का काम करेंगे। बात समझ में आ गया? अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक हाईकोर्ट का जिक्र है। संविधान का कौन सा भाग में? संविधान का 6ठे भाग के अंदर है। 216 के तहत क्या हुआ? गठन कराया जाओ है हाईकोर्ट का। उसके बाद में 217 में क्या है? जजा की नियुक्ति करी जाओगे। नियुक्ति 3 आदमी करेंगे। कौन कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कराएगा। गला कौन लगाएगा? राष्ट्रपति की सलाह लेगा। उसके बाद राज्य का राज्यपाल की सलाह लेगा। तीनों आदमी क्या करेंगे? नियुक्ति करने का काम करेंगे। अनुच्छेद 226 भारत के संविधान में 5 प्रकार के रिटों का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है? रिट जारी करने का काम करता है। 5 प्रकार के रिटों हैं। ठीक है, इतनी बात आपने याद रखनी है। तो न्यायमूर्ति सतीश चंद्र जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षकों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना जो है शुरू करने का काम किया है? ठीक है, निपुण हरियाणा योजना, अध्यापक स्किल योजना, अध्यापक सम्मान योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइएगा। शिक्षक जो है, शिक्षकों के अंदर जो है कला सुधारने के लिए उनको पढ़ाने का तरीका हो, तो उस तरीके के लिए हरियाणा सरकार ने किस योजना को शुरू करने का काम किया है? देखो, तो हरियाणा सरकार ने उस योजना का नाम क्या है? निपुण हरियाणा मिशन। ठीक है, यानी निपुण हरियाणा मिशन के तहत जो हरियाणा प्रदेश के सरकारी अध्यापक जो हैं उनको क्या किया जाता है? उनको ट्रेनिंग देने का काम किया गया, उनको शिक्षा देने का काम किया गया। ठीक है, 2-3 चीजें आपने याद रखनी। बात अगर शिक्षा की चल पड़ी तो भारत के अंदर जो है राजीव गांधी उस टाइम पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और राजीव गांधी का टाइम पर क्या हुआ था? एक शिक्षा नीति आई थी भारत के अंदर। ठीक है, वो शिक्षा नीति आपने ध्यान रखनी है 1986 की शिक्षा नीति थी वो। ठीक है, 1986 शिक्षा नीति 1986। ठीक है, उससे पहले भी अगर मैं पुरानी बात करूं तो याद रखिएगा 1949। तो 1949 के अंदर क्या बना था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया था भारत में। ठीक है, आजाद भारत के अंदर पहली बार यह कराया गया था विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है 1949 के अंदर बनाया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। बाद में जब 1986 के अंदर राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो प्रधानमंत्री बनते ही राजीव गांधी ने एक काम किया था, शिक्षा नीति, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी करी थी। अब जब 2019 का चुनाव हुआ था, तो उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी थी कि देश की जो शिक्षा नीति है उसमें सुधार की आवश्यकता। और उसके बाद 2020 के अंदर जो है मोदी सरकार एक नीति लेकर आई, जिसको आज आप किस नाम से जाना है, 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। तो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है। कस्तूरी रंगन समिति जो है, इसकी सिफारिशों के आधार पर यह आई है। के कस्तूरी रंगन, ठीक है। के कस्तूरी रंगन जो है, याद रखना इनका पेशा क्या है, तो ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। और के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता के अंदर जो है 2020 के अंदर भारत के अंदर जो है नई शिक्षा नीति लॉन्च करने का काम किया गया है। 1986 की जो शिक्षा नीति जो थी, उसमें एजुकेशन का फंडा क्या था, 10+2+3 था। लेकिन अब जो है कस्तूरी रंगन समिति की जो 2020 की जो नई शिक्षा नीति है, उसके अंदर क्या कर दिया गया है, 5-3-3-4, ठीक है। 5 साल यानी 5+3+3+4, विस्तार में फिर कदे बात कराएंगे इसके बारे में वहां पे, ठीक है। 53-34, बस सीधा रट्टा मारने का काम करना है एक बार आपने, यानी 5+3+3+4, ठीक है। 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15, ठीक है। बस इतना याद रखना है। 1986 वाले में क्या था, 10+2+3 था, इसमें क्या है 5+3+3+4, 5-3-3-4, बस इतनी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसकी इतनी याद हो जाओगी। उसके बाद में जो है, या जो इस जो शिक्षा नीति 2020 जो उसके अंदर एक टारगेट रखा गया है, टारगेट के रखा गया है 2030 तक जो है स्कूलों में जो एडमिशन जो है, ड्रॉप आउट का लक्ष्य जो है वो 100% 2030 तक इसको क्या कर लिया जाएगा, 2030 तक जो है नामांकन अनुपात जो है वो कितना कर लिया जाएगा, 100% कर लिया जाएगा, ठीक है। यानी नामांकन अनुपात जो है, नामांकन अनुपात, तो याद रखना नामांकन अनुपात जो है वो 100% कब तक हो जाएगा, तो याद रखना इसका टारगेट कब तक का है, तो 2030 तक का टारगेट है। 2030 तक जो है नामांकन अनुपात जो है इस नीति के अंदर कितना हो जाएगा, 100% एडमिशन जो है 2030 तक हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा होता है तो, ठीक है, याद हो जाएगा। और तक तो हाँ, इसमें एक और बड़ा काम किया गया शिक्षा नीति 2020 के अंदर, भारत का जो मानव संसाधन मंत्रालय जो था, एचआरडी मंत्रालय जो था, इसका नाम बदल करके इस नीति में क्या कर दिया, तो इसका नाम कर दिया शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्रालय जब इसका नाम करा गया, या नो आज 2020 में जब यह नीति लागू हुई थी, उस टाइम पर भारत का शिक्षा मंत्री कौन था, तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो थे वो शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो है उत्तराखंड राज्य के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आपने याद रखना, जब एचआरडी मंत्रालय का नाम मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करा गया, तो उस टाइम पर शिक्षा मंत्री कौन था, तो आपने याद रखना डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो है उस टाइम पर भारत के शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा आज वर्तमान समय में धर्मेंद्र प्रधान जो है वो क्या है, भारत के क्या है, शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री है, ठीक है। हरियाणा के कौन है, हरियाणा के वन मंत्री, पर्यटन मंत्री, शिक्षा मंत्री, तीनों यमुनानगर के जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर जो है, तीनों के तीनों डिपार्टमेंट उसी के पास है, उन्हीं के पास है। तो याद रखना निपुण हरियाणा मिशन जो है शिक्षकों के अंदर जो है कौशलता को बढ़ाने के लिए जो है हरियाणा सरकार की योजना, ठीक है। एक परिषद बनाई जाएगी, उस परिषद का नाम क्या है, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी परिषद। इसका काम भी क्या है, टीचरों के अंदर जो है, टीचरों के अंदर गुणवत्ता लाने का काम किया जाएगा। अभिमन्यु शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस इतनी बात याद हो जाओगे। निपुण हरियाणा मिशन आपने याद रखना है। जो यो मिशन जो है किसके तहत करा गया, तो याद रखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत करा गया। अच्छा एक बात बताओ फटाफट कि हरियाणा के अंदर जो है किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, फटाफट बताइएगा शाबाश। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1949 के अंदर बना था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षा का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, 10+2+3। इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी। बाद में 2020 में कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर आई थी। कस्तूरी रंगन के पेशे से अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। 5+3+3+4 2030 तक नामांकन अनुपात कितना कर लिया जाएगा, 100% करने का काम कर लिया जाएगा। दूसरा इसमें क्या काम किया है, एचआरडी मंत्रालय मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया। और इस टाइम पर शिक्षा मंत्री कौन थे, जब 2020 की नई शिक्षा नीति आई तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान समय में कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भारत के शिक्षा मंत्री हैं। तो याद रखना 29 जुलाई वो तारीख है जब हरियाणा के अंदर जो है प्रत्येक 29 जुलाई को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस कब मनाया जाएगा, तो 29 जुलाई को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस हरियाणा प्रदेश के अंदर मनाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अब तक कितने बच्चे चिन्हित किए गए हैं, फटाफट बताइए। 75, 80,
85 या फिर 93। ठीक है, हरियाणा प्रदेश के सबसे सस्ती एजुकेशन देने वाले एक ऐप है लीसो ऐप। लीसो ऐप के ऊपर एक पोस्टर दिखेगा CT02। उस बैच की फीस मात्र और मात्र 249 रुपए। 14 टीचर नए सिलेबस के हिसाब से लाइव क्लास होंगी सारी की सारी। जो भाई बहन लेना चाहो वो ले इसका। तो फटाफट बताइए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है क्या? देखो सबने बेरा पिछले दिनों कोरोना आया था और उस कोरोना के कारण जो है, जो माँ बाप जो थे मर गए, जिनके वो बालक अनाथ हो गए, उनके लिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तारीख थी 29 मई 2021 29 मई 2021 को एक योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सीएम लिख दिया और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसकी तारीख आपने याद रखनी है। तीसरी बार इसका क्लास में जिक्र हो रहा है तो अगली बार जिक्र नहीं होगा। 29 मई 2021 को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करी गई थी। इसके तहत की है, जिनके मां बाप मारे गए हैं 18 वर्ष की उम्र तक उन बालकों का खाता में प्रत्येक महीने जो है हरियाणा सरकार 2500 रुपए पर मंथ जो है वो जमा कराने का काम करेगी। जिस टाइम पर वो 21 साल के हो जाओगे फिर इन रुपया न कटवा के जो है इनका क्या कर सकें, वो लोग इसका प्रयोग कर सकें। इतनी बात आपने ध्यान रखनी। ठीक है, 2500 रुपए जो है प्रत्येक महीने जो है हरियाणा सरकार, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते तब तक जो उनके खाते के अंदर डलवाने का काम हरियाणा सरकार करेगी। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। तो अब तक जो है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 93 बच्चे जो है 93 बच्चों को चिन्हित करने का काम किया गया है। उसका नून ना पूछे लेकिन बाल सेवा योजना पूछ सके, तो बाल सेवा योजना आपने याद रखनी है। ठीक है, तो बाल सेवा योजना जो है 29 मई 2021 को जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्घाटन करने का काम किया था। ठीक है, जीके प्रवीण टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपने पूरी की पूरी पीडीएफ दे दूंगा। घबराने की भड़क लेने की थोड़ी सी भी आंट नहीं है। देखो भाई, हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा? बताइए शाबाश, हरियाणा का कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का काम किया जाएगा? भारत के रेल मंत्री कौन है? तो आपने याद रखना अश्वनी वैष्णव्य जो है वो वर्तमान समय में भारत के क्या है? अश्विनी वैष्णव्य जो है वो भारत के क्या है? तो याद रखना अपना रेल मंत्री हैं। रेल दुर्घटना से इस्तीफा देने वाले भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? तो आपने याद रखना श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जो हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के पहले रेलवे मंत्री थे। मुझे याद आता जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के रेल मंत्री हुआ करते थे तो एक कार्यक्रम में उनको जाना था। लाल ने अपनी मां को कभी ये नहीं कहा कि मैं भारत का रेल मंत्री हूं। उसकी मां को यह बताया था कि मैं दिल्ली में अच्छे वाली जॉब करता हूं, बड़ी जॉब करता हूं, बस इतना ही बताया था। जब लखनऊ में कार्यक्रम था, लाल बहादुर शास्त्री उस कार्यक्रम के अंदर चीफ गेस्ट थे, तब उनके पड़ोसी जो थे, उनके पड़ोसी उसकी मां को ले गए। उनकी मां को ले जाकर कहा कि आपके बेटे चीफ गेस्ट है, बहुत बड़े आदमी है वो। कार्यक्रम के अंतिम पंक्ति के अंदर जब वो खड़ी है तो एक अधिकारी ने जाकर कहा कि एक बुढ़िया है, वो आपको ये कहती है कि मैं लाल बहादुर की मां हूं और आपसे मिलना चाहती है। तुरंत लाल बहादुर शास्त्री ने बुला करके अपनी मां से भेंट की। पत्रकारों ने जब शास्त्री जी से सवाल पूछा कि क्या कारण है कि आपने अपनी मां को भी ये नहीं बताया कि मैं भारत का रेल मंत्री हूं, तब लाल बहादुर शास्त्री एक बात कहते, यदि मैं मेरी मां को बता देता तो बहुत सारे लोग मेरी मां के पास सिफारिश लेके आते और मैं मेरी मां का कहा नहीं मोड़ सकता, इसलिए मैंने उनको यह नहीं बताया कि ताकि योग्य व्यक्ति का चयन ना हो, इसलिए मैंने मेरी मां को यह नहीं बताया कि वो मेरी किसी और की सिफारिश करे। कितने गजब के व्यक्ति थे, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के पहले रेल मंत्री बने थे। तो याद रखना, फटाफट बताइए किस रेलवे स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा? तो याद रखना वो करनाल से बनाया जाएगा। करनाल रेलवे स्टेशन जो है इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। जो संजय भाटिया जो है करनाल के क्या है सांसद है, आप सभी ने बेरा है। करनाल जो है प्राचीन नगर है, इसका पुराना नाम क्या है? करनाल्य जो है इसका पुराना नाम है। यह जगह दानवीर राजा कर्ण जो है, दानवीर राजा कर्ण की भूमि हुआ करती थी, धरती हुआ करती थी। ठीक है, इतनी चीज आपने कर्ण की याद रखनी है। हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है? तो हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाओ? करनाल को कहा जाओ। ठीक है, इसके अलावा जो है लिबर्टी जूतों का जन्मदाता हरियाणा के कौन से जिले को कहा जाता है? लिबर्टी जूतों का जन्मदाता। ठीक है, लिबर्टी जूतों का जन्मदाता किसको कहा जाओ है? तो हरियाणा का करनाल जो है, हरियाणा के करनाल को जो है लिबर्टी जूतों का क्या कहा जाता है? याद रखना है। तो जन्मदाता किसको कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। ठीक है, करनाल में घंटाघर भी है। घंटाघर के अंदर कर्ण जो थे वो किसके पुत्र थे? तो याद रखना भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कुंती के गर्भ से उसने जन्म लिया था। तो आपने याद रखना सूर्य के पुत्र थे, सूर्य पुत्र कर्ण उसको कहा जाता है। तो सूर्य और कर्ण दोनों की मूर्तियां जो है करनाल का जो घंटाघर जो है उसके ऊपर है। ठीक है, दोनों का घंटाघर है। अगर मैं प्राचीन इतिहास को उठाने की बात करूं तो 1573 के अंदर जो है करनाल के अंदर इब्राहिम मिर्जा के द्वारा लूटपाट करने का काम किया गया था। ठीक है, यानी करनाल में इब्राहिम मिर्जा
इब्राहिम मिर्जा जो है, इब्राहिम मिर्जा के द्वारा कब लूटपाट करने का काम किया गया था? तो याद रखना है करनाल के अंदर 1573 के अंदर जो है इब्राहिम मिर्जा के द्वारा क्या किया गया था? लूटपाट करने का काम किया गया था। एक एचएसएससी के अंदर एक प्रश्न आया था, अगर आपको याद हो, 1863 के अंदर जींद के एक राजा थे जिनका नाम है गोपाल सिंह। तो जींद के राजा गोपाल सिंह जो है, जींद के राजा गोपाल सिंह ने जो है करनाल को कब हराने का काम किया था? करनाल को कब्जा करने का काम कब किया था? तो 1863 के अंदर जो है, आपने याद रखना, करनाल के ऊपर कब्जा करने का काम जींद के राजा गोपाल सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके अलावा करनाल के अंदर एक अकादमी है जिसका नाम है एनसीसी। ठीक है। हरियाणा प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी जो है वो कड़ा खुली थी। तो याद रखना है वो करनाल का घरौंडा जो है, ठीक है, करनाल के घरौंडा के अंदर जो हरियाणा प्रदेश की पहली एनसीसी की अकादमी जो है कड़ा खुली थी। तो याद रखना वो करनाल के घरौंडा के अंदर हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी खुली थी। ठीक है। इसके अलावा एक और दरगाह भी वहां पर कलंदर शाह की दरगाह है, सीता माई का मंदिर है, दोनों चीज आपने याद रखनी। ठीक है। कलंदर शाह की दरगाह, कलंदर शाह की दरगाह एक मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है? सीता माई मंदिर। ठीक है, सीता माई मंदिर। ये सारे के सारे फैक्ट जो आपने लिखवाने लग रहा हूं, ये एचएसएससी में पहले आ चुके हैं। ठीक है, लगभग जो है इनमें से आ चुके हैं, बस इतनी चीज आपने याद रखनी है। हो जाओगा तो करनाल रेलवे स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय सत्र का बनाने का काम किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के भारत के रेल मंत्री हुआ करते हैं ना, बिहारी बेरा है, सड़क पर तड़के काम करके आओ, सवेरे 4 बजे सोच कर जाओ है। एक ऐसी पुख्ता रिपोर्ट आई थी कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, बिहार से गुजरने वाली जो ट्रेनें थी उनका टाइम बदल करके 4 से 6:30 बजे तक जो है ट्रेनों को रोक लिया करता था कि बिहारी बाबू जो हो पटरी के ऊपर भारतवर्ष का एक महान कार्य निपटाएंगे, उसके बाद में ट्रेनें चलेंगी। ये होती है पावर, लालू प्रसाद यादव से सीख सकते हो आप। ठीक है। तो करनाल को जो है अंतरराष्ट्रीय सत्र का बनाने का काम किया जाएगा। याद हो जाएगा 1573 के अंदर जो है इब्राहिम मिर्जा ने करनाल के अंदर जो है लूटपाट करने का काम किया था। 1863 के अंदर गोपाल सिंह ने करनाल के ऊपर कब्जा किया था। भारत का रेल मंत्री कौन है? असनवी वैष्णव जो है वो भारत के क्या है? याद रखना है, तो वो रेल मंत्री है। रेल दुर्घटना में इस्तीफा देने वाले पहले कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? फटाफट कमेंट करके बताओगे। राम राम सभी को। लिबर्टी जूतों का जन्मदाता करनाल को कहा जाता है। कलंदर शाह की दरगाह, सीता माई का मंदिर करनाल के अंदर है। करनाल इसका प्राचीन नाम है। हरियाणा प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी जो है वो कड़ा खुली थी। तो याद रखना करनाल के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी जो है वो गरौंडा करनाल के अंदर खुली थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। ममता बनर्जी जो है वो भारत की पहली महिला रेल मंत्री है। ठीक है, कौन है? ममता बनर्जी। अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जब 1999 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री थे तो बिहारी की सरकार के अंदर जो है वो क्या थी? ममता बनर्जी जो थी भारत की पहली महिला रेल मंत्री बनी थी। ठीक है। हाल ही में भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए शहबाज। यानी देखो, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ रहे, क्या कौन है? फटाफट बताइए, जो पहले बताओगा उसका उत्तर लेऊंगा, नाम उस बच्चे का बताने का काम करूंगा। देखो, अभी जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर बिहार। देखो, चीनी जो है याद रखना, गंडा सबसे ज्यादा हरियाणा में, भारत में खड़ा हो तो याद रखना गंडा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत में सर्वाधिक जो है गन्ने की पैदावार होती है। ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर हाल ही में क्रांति चलोड़ी है। क्रांति का नाम क्या है? मीठी क्रांति। ठीक है, मीठी क्रांति। तो याद रखना मीठी क्रांति भारत के कौन से राज्य के अंदर चल रही है? तो याद रखना MH महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के अंदर जो है कौन सी क्रांति चल रही है? क्या मीठी क्रांति जो है महाराष्ट्र के अंदर चल रही है। ठीक है, इतनी बात आपने याद रखनी है। अगर मैं बात करूं 2021 की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारा गन्ना जो था वो खराब हो गया। गन्ने के खराब होने के कारण जो है उत्तर प्रदेश जो है इस योजना से बाहर निकल गया। 138 लाख टन जो है चीनी का उत्पादन किसने किया? तो याद रखना महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र ने 138 लाख टन चीनी का उत्पादन करने का काम किया है। अगर नुआजा गन्ना सबसे ज्यादा भारत में खड़ा हुआ तो फिर उत्तर हो जाएगा आपका यूपी। अगर आ जाओ चीनी भारत में सबसे गणी खड़ा हुआ तो 2021 की बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर गन्ने से आजकल एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? इथोनेल। ठीक है, इथोनेल। ये जो इथोनेल जो है गन्ने से बनाया जाने वाला है, इसमें काम क्या करेंगे? इसका तो इथोनेल जो है इसको क्या करेंगे? इसको पेट्रोल डीजल के अंदर मिलाने का काम करेंगे। तो इथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादन कोई पूछ ले तो भारत में कौन से राज्य के अंदर वो है? तो याद रखना इथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो भारत के कौन से राज्य के अंदर हो? तो याद रखना वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। गन्ने में नंबर 2 किसका आ जाओ? तो नंबर 2 MH यानी महाराष्ट्र का आ जाओ। नंबर 3 किसका आ जाओ गन्ने के अंदर? तो कर्नाटका राज्य जो है गन्ने के उत्पादन में तीसरा स्थान रखा। ठीक है, याद हो जाओगा।
बस दो तीन चीज याद रखनी है। उत्तर प्रदेश जो है गन्ने के उत्पादन में पहला स्थान, चीनी के उत्पादन में पहला स्थान किसका हो गया? महाराष्ट्र का हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा गन्ना यूपी के अंदर, नंबर 2 महाराष्ट्र के अंदर, नंबर तीसरा किसका गया? कर्नाटक के अंदर। मीठी क्रांति आपने याद रखना, तो मीठी क्रांति जो है कड़ा है, तो याद रखना महाराष्ट्र के अंदर मीठी क्रांति चली जा रही। ठीक है, इसके बाद आपने याद रखना दुनिया में सर्वाधिक गन्ना आप सभी ने बेरा है कड़ा हुआ, तो याद रखना है ब्राजील जो देश जो है, ब्राजील के अंदर जो है सर्वाधिक गन्ना कड़ा हुआ दुनिया में, ब्राजील के अंदर हो। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 पे किसका स्थान आ जाओ? तो भारत जो है, भारत का नंबर 2 के ऊपर स्थान आ जाओ। ठीक है, ब्राजील के बाद में कौन सा आ जाओ? तो भारत का जो है गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, हरियाणा में सब तक गन्ना कड़ा हुआ, फटाफट बताने का काम करिए मुझे। ठीक है, समझ में आ जाओगे इतना? अगला प्रश्न देखिए भाई, संस्कृत भाषा जो है, देव भाषा जो है, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो है जेसी बोस विश्वविद्यालय के द्वारा कौन सी ऐप तैयार करने का काम किया गया है? संस्कृत भाषा जो है दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं के अंदर शामिल है, और इस भाषा को बढ़ावा देने खातिर जो है बिल्कुल यमुनानगर से ही है। तो बराबर बताइए कि जेसी बोस विश्वविद्यालय के द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने का काम किया गया है? देखो, सबसे पहले मैं जिक्र करूं, भारत सरकार की भी बहुत बड़ी पहल है, और भारत सरकार ने जो है क्या काम किया है? एक ऐप उतारा है, ऐप का नाम क्या है? लिटिल गुरु। ठीक है, लिटिल गुरु, यानी भारत सरकार के द्वारा लिटिल गुरु ऐप किस कारण उतारा गया है? तो याद रखना किस कारण उतारा गया है? संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च करने का काम किया है? लिटिल गुरु ऐप लॉन्च करने का काम किया। ठीक है, हिफाजत अभियान जो है किसके द्वारा चला गया था? याद रखना हरियाणा पुलिस के द्वारा जो है हिफाजत अभियान चला गया था। इसमें क्या है? बच्चों और उसके माता पिता को, ठीक है, बच्चों और माता पिता जो है उनको क्या करना है? यौन अपराध जो है, यौन अपराधों के लिए जागरूक करने के लिए मनोज यादव जब हरियाणा के डीजीपी थे, तो उनके कार्यकाल के अंदर जो है क्या किया गया था? हिफाजत अभियान चलाने का काम किया गया था। तो कौन सा ऐप लॉन्च करने का काम किया गया है जेसी बोस के द्वारा? अफसर वार्ता, या फिर हिफाजत, या फिर संस्कृत ऐप? बताइए शाबाश, वार्ता ऐप जो है ये लॉन्च करने का काम किया गया। ठीक है, लिटिल गुरु जो है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए, हिफाजत ऐप जो है वो हरियाणा पुलिस जो है बच्चों के माता पिता जो है यौन अपराध जो है, यौन अपराधों को समझ सके उसके लिए है, और समझना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में अपने चंडीगढ़ के पास में कोई गांव लगा, गांव का नाम ध्यान में को नहीं, एक बंदा नेपाल का था, इजराइल नाम का बंदा, और वो रहा करता सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में रहा करता, इंस्टाग्राम पर छोरी रील बना कर, मात्र 13 साल की छोरी रील बना कर दी, थोड़ा कनेक्शन हो गया धनवा का, उसने क्या करा? बहुत सूत्रा छोरे की फोटो ले रखी, बहुत सूत्रा छोरे की फोटो उसने, वह बोली छोरी तो हाथी बोली है, उस पर डे पड़ी, वह बात करते करते सारा काम हो गया। बंदा क्या करा? उड़ता है कतर तक नेपाल आ गया, नेपाल तक भारत आ गया, भारत आके क्या करा? उसने ले गया रेल में बिठा के लेजन लग गया, सारा काम कर दिया, 2-3 दिन लग गया उसने लेजन लग गया। जब तो और टॉप पड़ गई ग्राह, उनने क्या करा? व्हाट्सएप पर सारा, सोशल मीडिया पर सारा क्या कर दिया? वायरल कर दिया। तो जिस ट्रेन के अंदर वो छोरी बैठी तरह बैठा था, तो ओढ़े किसी ने फोटो देख ली, हाँ या फोटो है ग्रुप में, उसने पकड़ के जब पुलिस को हवाला करा, नहीं तो भाई कतर में बिगजर तो इजराइल बेते को ला कर दे, जिंदगी भर कड़ा गई कड़ा नहीं। ए छोरियो, डिप्पी देख के ना आगे कदम उठाया करो के बरा ओ कोनी नू बेरा से घूंघट प्रथा जो है, घूंघट ओला काढ़िया बच है बेरा कौन पड़ा भीतर ऐश्वर्या है कि जयसूर्या है? जयसूर्या कौन बेरा पटा वह चीज है, डिप्पी ओला पर का काम है ना, ओला में नू बेरा पड़ता है भीतर के चीज से, वो सिस्टम है यो। ठीक है, तो लिटिल गुरु ऐप जो है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा चला गया था। ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो है वो कड़ा बनाया गया, फटाफट बताइए। पंचकुला के अंदर है, करनाल के अंदर है, अंबाला के अंदर है, या फिर यमुनानगर के अंदर है? ऑल वेदर स्विमिंग पूल फटाफट बताने का काम करिएगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है, राजेश बॉक्सर भाई सच्ची बात है यार, ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहां बनाया गया है? मैं जिस टाइम पे ऑफलाइन पढ़ा करता, एक बंदा आ गया छोरी का एडमिशन करवाना आ गया, तो बूढ़ा आदमी था, होगी उम्र या 60-65 की। मन ने बोला बेटा या छोरी है, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, तो ध्यान तो क्या रखना, हम तो पढ़ाने का काम फिर भी कोशिश करांगे। उन तरफ से आएगी, बोला मेरा नंबर ले ले, नंबर देगा, मैंने उसका नंबर सेव कर लिया। मैं जहां पढ़ाया करता उसमें ऊपर बिल्डिंग थी, और ऊपर तक सामने से एक झाकी थी, झाकी में को जो है बिल्कुल साइड में दिखने लग रहा, वह छोरी कोई कैफे को था, कैफे में बढ़ गई, कुछ हो रहा था गल्ला। मैंने उसके बाबू द्वारा फोन करके उसका क्या बता दिया, माता उन्होंने रोड़ ली।
अगले दिन 2-3 आदमी लेके आएगा, गल्ला छोरी आएगी, बोले मन तो हनी इनका सेंटर छोड़ दिया, जहां तो मेरे मास्टर लुआई लाओ है, मैं सही बूढ़ा दिन नुको था कि ध्यान रखिए, उल्टी ये बात मेरे ऊपर गिर दी, मत वो मेरी गलती होगी कि बात नहीं भाई, आगे तो मैं अपना बात करने की टाल कर दूंगा। 6 के महीने हुए थे, 6 महीने पाछे को बाड़ा की दुकान कर रहा था, सैन समाज से नहीं था वह, कदे को भाई बुरा मान जाए, बाड़ा की दुकान कर रहा था और थोड़े कटिंग कुटिंग और डाल के किराया कर चमकीला कर रहा था, उनका घर का सहमी था, उसका गला अपना गपदन ही रफू चक्कर हो गया, बिरानी कड़ा तो गई, कड़ा नहीं गई, फिर आ बोला मास्टर जी तो ठीक कहो था भाई, मैं तो ताऊ ठीक क्या कहूं था, फिर तना कौन मैंने रोड़ ली थी, मैं तो गई, लेकिन तब तक बात बहुत आगे जा चुकी थी, बूढ़ा के रहा बेचारा। ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो है कहां बनाया गया, मैं किसी प्रेमी जोड़े के खिलाफ नहीं हूं मैं थोड़ा सा भी, लेकिन वो काम उसका पढ़ाई करने का था, उसके बाबू के हालात देख के, जमा 1.5-2 किले खेती करने आदमी, वो हालात देख के मैंने उसका गात रोक रहा था, उसके बंदे के हालात देख के क्या था, और नहीं मेरे तो बक्के 8 लाख है, जनसंख्या 135 करोड़ हो रही है और बढ़ जाएगी थोड़ी ही, मेरा थोड़ा कि मैं सेहत पसर हो गया यार, मैं क्यों नाटूंगा। तो ऑल वेदर स्विमिंग पूल देखो, एक स्टेडियम है वार हीरो मेमोरियल, ठीक है, वार हीरो मेमोरियल, ठीक है, वार हीरो मेमोरियल, और ये जो स्टेडियम जो है खड़ा है, तो याद रखना ये स्टेडियम हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर है, ठीक है। तो वार हीरो मेमोरियल जो है ये अंबाला के अंदर है, इसी वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम के अंदर जो है ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाने का काम किया जाएगा। इसके तहत जो है तैराकी, जो तैराकी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है तैराकी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो याद रखना ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो है कहां बनाने का काम किया जाएगा, तो हरियाणा के जो अंबाला छावनी के अंदर वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम जो है उसके अंदर जो है तैराकी की एक संस्था है जिसका नाम है फीना, ठीक है, तैराकी की एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था, इसका नाम फीना है। हरियाणा सरकार की कोशिश है कि ऑल वेदर इसको क्या किया जाएगा, हरियाणा सरकार की कोशिश है कि ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो है इसको फीना जो है फीना संस्था से अप्रूव करवाने का काम किया जाएगा, ऐसी मान्यता है। तो वार हीरो मेमोरियल जो आपने याद रखना है अंबाला के अंदर है, फीना से इसको अप्रूव करवाने का काम किया जाएगा। तो ऑल वेदर स्विमिंग पूल कड़ा बनने लग रहा है, अंबाला के अंदर बनने लग रहा है। किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है, टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किस बंदे को दिया गया है, वंदिता शर्मा, रश्मि साहू, स्वाति ढिंगरा या फिर कीर्ति देसाई, बताइए शाबाश। हाँ बिल्कुल तैराकी के अंदर सही बात है, जसवीर सिंह। टोटल इस तरह के लेन जो है खाने जो है कितने खाने हो, 8 खाने हो तैराकी के अंदर, ठीक है। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किस शख्स को दिया गया है, स्वाति ढिंगरा। उत्तर आपका गलत है, बताइए शाबाश, फटाफट कमेंट करिएगा जो अच्छा नाम ले होगा। एक कंपनी है रुचि फूड लाइन, सुना तो अगर आपने नाम, रुचि फूड लाइन, उड़ीसा की कंपनी है रुचि फूड लाइन, ठीक है, रुचि फूड लाइन। ये जो रुचि फूड लाइन कंपनी जो है इसकी ओनर है, इसका नाम क्या है, रश्मि साहू। और रश्मि साहू को जो है टाइम्स बिजनेस अवार्ड जो है 2022 मिला है। राजेश बॉक्सर नाम से एक यूजर है, उन्होंने सबसे पहले उत्तर दिया, ठीक है। तो रुचि फूड लाइन जो है याद रखना रश्मि साहू, ठीक है, रश्मि साहू को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। रुचि फूड लाइन जो है इसको बनाने का काम किया गया था। वन हेल्थ पायलट योजना कौन से उसके अंदर शुरू की गई है, वन हेल्थ पायलट योजना, वन हेल्थ पायलट योजना, फटाफट बताने का काम करिएगा। वन हेल्थ पायलट योजना जो है कौन से राज्य के अंदर शुरू करने का काम किया गया है, बताओ शाबाश। वन हेल्थ पायलट योजना जो है कौन से राज्य के अंदर शुरू की गई है, वन हेल्थ पायलट योजना बताओगा शाबाश कोई इच्छुक व्यक्ति। वन हेल्थ पायलट योजना यूपी गलत है। तो याद रखना वन हेल्थ पायलट योजना जो है बेंगलुरु शहर के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत सरकार ने लॉन्च किया है, बेंगलुरु के अंदर, ठीक है, याद रखना है। तो वन हेल्थ पायलट योजना भारत के कौन से शहर के अंदर लॉन्च करने का काम किया गया है, तो बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु के अंदर वन हेल्थ पायलट योजना जो है इसको क्या किया गया है, लॉन्च करने का काम किया गया। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको देने का काम करूंगा। एशियन कैडेट चैंपियनशिप सब जूनियर में हरियाणा ने टोटल कितने पदक जीतने का काम किया है, एशियन कैडेट चैंपियनशिप जो है इस चैंपियनशिप में हरियाणा ने कितने पदक जीतने का काम किया है, फटाफट बताने का काम करिएगा। भारत की टीम जो एशियाई खिताब अपने नाम करने का काम किया है। और ये जो प्रतियोगिता थी आपने याद रखना है किर्गिस्तान कड़ हुई थी प्रतियोगिता, तो किर्गिस्तान के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी। इसके अंदर जो है
हरियाणा ने कुल कितने पदक जीतने का काम किया है एशियन कैडेट चैंपियनशिप के अंदर? एक गोल्ड मेडल जीता है, बिल्कुल सही है। काजल ने सबसे पहले उत्तर दिया है। 7 पदक जो है वो जीतने का काम हरियाणा प्रदेश के द्वारा किया गया, ठीक है। तो भारत जो है वो पहले नंबर के ऊपर रहा है। तो एशियन कैडेट चैंपियनशिप में हरियाणा प्रदेश ने कितने पदक जीतने का काम किया? तो टोटल 7 पदक जो है जीतने का काम किया। अच्छा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में बताओ हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, चैंपियनशिप, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप बताओ। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 17 पदक जीते हैं। हरियाणा ने कितने पदक जीतने का काम किया एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर? फटाफट बताइए। तो ये प्रतियोगिता जो थी कड़ा हुई थी मंगोलिया के अंदर हुई थी, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। भारत जो है इसमें कौन से स्थान के ऊपर रहा था? 5वें स्थान के ऊपर रहा था। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश का एकमात्र गोल्ड लाने वाला बंदा कौन है? तो याद रखना है रवि दहिया। रवि दहिया जो है किर्गिस्तान, जो मंगोलिया के अंदर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है उसके अंदर जो है रवि दहिया ने कुश्ती के अंदर कौन सा मेडल जीतने का काम किया? तो याद रखना गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो याद रखना जापान पहले स्थान के ऊपर रहा है। भारत ने कितने पदक जीते? 17 पदक जीतने का काम किया है। और 17 में से हमारा जो हरियाणा प्रदेश जो है, किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया है। हरियाणा प्रदेश जो है कितने पदक जीतने का काम किया है? तो हरियाणा प्रदेश ने जो है 13 पदक जीतने का काम किया, ठीक है। हरियाणा ने कितने जीता? पीडीएफ दे दूंगा आज भाई, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल पर कैलाली आज वाली सारी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो याद रखना हरियाणा ने जो कितने पदक जीतने का काम किया है? 13 पदक जीतने का काम किया है। कड़ हुई थी मंगोलिया के अंदर हुई थी। पहले नंबर पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहले नंबर पर जापान रहा है। भारत 5वें स्थान पर रहा। भारत ने टोटल 17 पदक जीते हैं, जिनमें से हरियाणा ने 13 पदक जीते हैं। हरियाणा का एकमात्र खिलाड़ी जिसने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया वो कौन है? रवि दहिया, ठीक है। 17 में से 13 जो है वो किसके थे? तो आपने याद रखना 17 में से 13 किसने जीते हैं? तो हरियाणा प्रदेश ने 17 में से 13 पदक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर जीतने का काम किया है। सीमा गहलोत आप रिपोर्ट पढ़ने का काम करिएगा 2021 की, उसके अंदर आपको मिलेगा महाराष्ट्र पहले नंबर के ऊपर है चीनी उत्पादन के अंदर, ठीक है। 2021 की बात मैं कर रहा हूं। अगला प्रश्न देखो भाई, हाल ही में कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया है? हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ठीक है। फटाफट बताइएगा। 41, 52, 55 या फिर 60? तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? हरियाणा राज्य का भीम पुरस्कार है। भीम पुरस्कार के तहत कितने रुपए मिले? तो याद रखना है 5 लाख रुपए इनामी राशि दी जाओ है। 5,000 रुपए प्रत्येक माह के दी जाओ, पेंशन देने का काम किया जाओ, ठीक है। 5,000 रुपए पेंशन देने का काम किया जाओ है। और इस अवार्ड को जो है किसके समकालीन माना जाता है? तो याद रखना 1961 के अंदर अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। तो अर्जुन अवार्ड के समकक्ष जो है भीम अवार्ड को माना जाता है, ठीक है। सही है, 52 हो गए हैं, बिल्कुल सही। लेकिन एक बात बताइए फटाफट, 52 में कितने आदमी थे, कितने लोग आई थी? फटाफट बताइएगा। 52 में जो है कितने लेडीज थे, कितने जेंट्स थे? बिल्कुल भाई, बस का किराया जो है वो इनका माफ है। जो खिलाड़ी जो है उनको बस के अंदर फ्री यात्रा करवाने का काम किया जाता, ठीक है। 2-3 चीज और ध्यान रखनी है, ठीक है। जो भीम पुरस्कार जो है, भीम पुरस्कार को देने का कौन काम करा? तो याद रखना हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल जो है, राज्यपाल इनको देने का काम करा है। पंचकुला के ताऊदेवला स्टेडियम के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर बंडारू दत्तात्रेय ने जो थी इसके अंदर क्या की थी? शिरकत करने का काम किया था। और हरियाणा प्रदेश की वो पहली खिलाड़ी, पहली महिला जो थी जिसको पुरस्कार मिला, या फिर पहली महिला आ जाओ या फिर पहला व्यक्ति आ जाओ जिसको भीम पुरस्कार दिया, तो फिर क्या उत्तर हो जाओगा? गीता जुत्सी हो जाओगा, ठीक है। गीता जुत्सी। अगर नो आ जाओ कि हरियाणा प्रदेश का प्रथम पुरुष कौन था जिसको भीम पुरस्कार दिया गया था, तो उसका नाम भी भीम ही था। जिसको पहला पुरुष जो था जिसको भीम पुरस्कार दिया उसका नाम भी क्या था? भीम था। तो इसको किस अवार्ड, लेडीज जेंट्स अलग अलग कितने हैं? 33 और 19 कह रहे हैं भाई। मैंने बहुत ढूंढने के काम किया लेकिन दैनिक भास्कर में वो आंकड़ा आया था और वो अखबार मेरे से गुम हो गया। उस दिन मेरे को जल्दी जल्दी बाहर निकलना था, अखबार नहीं पढ़ पाया था मैं। अगर किसी को एग्जैक्ट आंकड़ा हो तो आप बताएं। मेरे पास 90 509 61 500 पे एग्जैक्ट आंकड़ा व्हाट्सएप कर देना कि कितने छोरिया ने मिला था, कितने छोरिया ना दैनिक भास्कर में आई थी खबर। मैं उस दिन पढ़ नहीं पाया था लेकिन मेरा ध्यान में जल्दी जल्दी, ठीक है। तो वो बताइएगा शाबाश, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप कर देना क्योंकि अब तो अलग अलग आंकड़ा बता रहे हो, मेरे को कंफर्म नहीं हूं। मैंने सर्च बहुत किया लेकिन नहीं मिला उसके ऊपर। तो अर्जुन अवार्ड के समकालीन है
हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? भीम पुरस्कार है। पहला किसको दिया गया था? गीता जुत्से को दिया गया था पंचकुला के ताउदेला स्टेडियम में। याद रखना आपने, बंडारू दत्तात्रेय महामहिम राज्यपाल के द्वारा हर साल जो इस अवार्ड को देने का काम किया जाओ, एक साल में अधिकतम 11 अवार्ड जो है वो देने का काम किया जाओ, ठीक है। तो याद रखना, पैरा खिलाड़ी, कितने पैरा खिलाड़ियों को दिया गया? तो 19 टोटल है, 19 पैरा खिलाड़ियों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया है। 33 मेल कह रहे हैं, 19 फीमेल कह रहे हैं। चलो पुष्टि करूंगा, पुष्टि करने के बाद ही मैं आपको बताने का काम करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं हूं, ठीक है। विशेष खेल कैटेगरी में कितने लोगों को दिया गया है? विशेष खेल कैटेगरी, तो याद रखना है विशेष खेल कैटेगरी जो है उसके अंदर 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। विशेष खेल कैटेगरी, तो विशेष खेल कैटेगरी के अंदर कितने लोगों को दिया गया? 2 लोगों को भीम पुरस्कार देने का काम किया, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन सारे जो पुरस्कार मिला है, इसके अलावा तेंजिंग नोर्गे अवार्ड, इनको हरियाणा सरकार कितने रुपए पेंशन देने का काम करा है? तो उनको 20,000 रुपए जो है मासिक पेंशन देने का काम करा, ठीक है। 20,000 रुपए देने का काम उनको प्रत्येक साल, सॉरी प्रत्येक महीना हरियाणा सरकार देने का काम करा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सीबीडीटी, तो सीबीडीटी जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है, इसकी स्थापना 1924 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है याद रखना कड़ा है, तो इसका हेडक्वार्टर कड़ा है, तो दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो फटाफट बताइए, सीबीडीटी जो है इसका चेयरमैन आसिफ खान, रविंद्र गौतम, लोकेश जैन या फिर नितिन गुप्ता, इनमें से ज्योति खोखर सबसे पहले उत्तर दिया है, तो बिल्कुल सही है नितिन गुप्ता जो है। नितिन गुप्ता जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो नितिन गुप्ता को बनाया गया है। इसरो का चीफ किसको बनाया गया है? आईबी का चीफ किसको बनाया गया है? फटाफट बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष फटाफट बताइए तीनों संस्थाओं के। सोमनाथ बिल्कुल सही है, एस सोमनाथ इसरो के हैं। आईबी के चीफ किसको नियुक्त किया गया है? बिल्कुल सही है, ए जे तपन कुमार ढाका, ठीक है। एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ जो है इसके हैं। तपन डेका जो है, तपन डेका वो इसके हैं। और नीति आयोग के किसको बनाया गया है? के सुमन बेरी, ठीक है। के सुमन बेरी को जो है नीति आयोग का क्या बनाया गया है? उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो सीबीडीटी की स्थापना 1924 के अंदर हुई थी। तो नितिन गुप्ता वर्तमान समय में क्या है? सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 के अंदर भारत के बेंगलुरु शहर जो है, बेंगलुरु शहर के अंदर इसकी स्थापना इंदिरा गांधी की सरकार में करने का काम किया गया था। हरियाणा का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर बहुत बार लिया हुआ पर्सन नूह जिले के अंदर कराया गया, वाहन कबाड़ के अंदर। हरियाणा के किस 8 साल की लड़की ने 4 विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया? बताओ शाबाश। हरियाणा की एक छोरी है, मात्र 8 साल की है, और इस 8 साल की छोरी ने जो कितने किए हैं? तो जो है 4 विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया। सोनिया दलाल, साहिबा सेठी, रश्मि या फिर कविता, इनमें से कौन सी है? बिल्कुल 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु के अंदर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने का काम किया था। सिरसा जिले का जो सिरसा वाले बाबा का एक स्कूल है जिसका नाम क्या है? एमएसजी इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। एमएसजी इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा है साहिबा सेठी। साहिबा सेठी ने जो पजल वाला गेम को दोनों कट कट कर रहा है, उसके अंदर जो है क्या किया था? कुछ सवालों के जवाब देने का काम किया था। 5 मिनट में शायद 193 सवालों के जवाब दिए थे। तो साहिबा सेठी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अवार्ड देकर के सम्मानित किया है, मेडल पहना करके, ठीक है। तो हरियाणा की 8 साल की कौन सी बेटी है? तो सिरसा जिले की, ठीक है, याद रखना है। सिरसा जिले की साहिबा सेठी जो है, इसको 4 विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किसने किया? तो साहिबा सेठी के द्वारा किया गया है। हरियाणा में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उनको पोषित करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? देखो, कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हरियाणा सरकार जो है, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको कितने रुपए? 6,000 रुपए जो है, जो गर्भवती महिलाएं जो उसको 6,000 रुपए देने का काम हरियाणा सरकार करती है। लेकिन वो तारीख थी, आपने याद रखना है, 8 मार्च की। 8 मार्च 2018 की तारीख थी। 8 मार्च 2018 को भारत का एक राज्य है, राज्य का नाम है राजस्थान, आजकल बहुत चर्चा में है, ठीक है। राजस्थान राज्य से जो है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी। राष्ट्रीय पोषण, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत करने का काम कब कराया गया था? तो याद रखना 8 मार्च 2018 को नरेंद्र मोदी के द्वारा जो राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कब करी गई थी? 8 मार्च 2018 को करने का काम किया गया था, ठीक है।
इसके अंदर जो क्या है 0 से जो 6 साल के बालक जो है 6 साल के बच्चे जो है उनके ऊपर काम किया जाएगा। ये जो पोषण कार्यक्रम जो है इसी पोषण कार्यक्रम जो है इस योजना का नाम क्या है, पोषण हरियाणा योजना, ठीक है। और इस पोषण हरियाणा योजना या किसके तहत काम करेगी, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम जो उसके तहत काम करेगी, जो मोदी सरकार की योजना है, ठीक है। लेकिन इसका छोटा नाम दे दिया पोषण हरियाणा योजना। या जो पोषण हरियाणा योजना जो है इसको 2 जिलों में सबसे पहले पायलट परियोजना के तौर पर लागू करने का काम किया था, ठीक है। वो जिले कौन से नूह और पानीपत, ठीक है। पायलट प्रतियोगिता पर पायलट जो है प्रोजेक्ट के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट क्या हुआ भाई, एक बार नू देखने खातर या योजना कामयाब होगी को नहीं हुआ, इस खातर जो है पायलट प्रोजेक्ट बोला उसने। तो याद रखना पोषण हरियाणा योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सबसे पहले कौन से 2 जिलों के अंदर लागू की गई थी, नूह और मेवात जो है, नूह और मेवात जो है इन दोनों जिलों के अंदर जो है क्या किया गया था, पोषण हरियाणा कार्यक्रम जो है इसको लागू करने का काम किया गया था दोनों जिलों के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो है पोषण दिवस हरियाणा सरकार ने मनाने का काम किया था। प्रत्येक महीने की 15 तारीख को जो है एक दिन मनाने की घोषणा करी गई थी। प्रत्येक महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन मनाया गया, तो पोषण दिवस मनाने की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो पोषण कार्यक्रम आपने याद रखना है, पोषण हरियाणा योजना। नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कर से करी थी, तो राजस्थान से करने का काम किया गया था। पोषण कार्यक्रम के तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो है उनको कुपोषण से बचाने का काम किया जाता है। और भारत में सबसे अत्यधिक कुपोषण जो है वो कौन से राज्य के अंदर होता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर होता है। इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है, ठीक है। भारत का इथोपिया किस राज्य को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, भारत का इथोपिया कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, सिरसा जिले के किस गांव में कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोलने का काम किया गया है, अलीका, कागदाना, मलका या फिर फग्गू, फटाफट बताइए। कॉमन फैसिलिटी सेंटर सिरसा जिले का जो है वो कौन सा गांव है जिसके अंदर ये जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है ये खोलने का काम किया गया है, फटाफट बताने का काम करिए। एक योजना है हरियाणा सरकार की, योजना का नाम है मिनी कल्चर योजना, मिनी कल्चर योजना, ठीक है। मिनी कल्चर योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है, लघु लिख लो रही है सारी चीजें। मनु पूछ ले के बेटा कॉमन फैसिलिटी सेंटर पहला कौन हो, इससे पहले करनाल में भी खुल लिया जो 15 करोड़ की लागत तक बनेगा। नो पूछ ले भाई ये जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है वो किस योजना के तहत खोला गया, समझ गए मेरी बात। तो मिनी कल्चर योजना लघु एवं सूक्ष्म उद्योग जो, ठीक है, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग जो है इनको बढ़ावा देने के लिए जो है क्लस्टरों की स्थापना करी गई है मिनी क्लस्टर योजना के तहत। और ये जो योजना जो है याद रखना कौन से मंत्रालय की है, तो ये योजना है उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय की। और हरियाणा प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य मंत्री कोई कौन है, तो याद रखना उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो उचाना विधानसभा सीट से विधायक है, तो उनकी यह योजना है, उनके डिपार्टमेंट की योजना है। मंत्री कौन है, दुष्यंत चौटाला है। और कागदाना गांव है सिरसा जिले का, उसके अंदर जो है मिनी कल्चर योजना के तहत क्या खोला गया, कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है किसके तहत खोला गया, तो मिनी क्लस्टर योजना जो इसके तहत जो है हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर जो, ठीक है। और अगर नु पूछ ले कितने क्लस्टर बनाने का काम किया गया, तो 50 क्लस्टर बनाने का काम किया गया, ठीक है। कितने क्लस्टर है, तो याद रखना है 50 क्लस्टर जो है, 50 क्लस्टर की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा करी गई है। तो मिनी क्लस्टर योजना के तहत सिरसा जिले के अंदर, करनाल जिले के अंदर जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोलने का काम किया गया है लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देना ये अनुच्छेद 43 के अंदर लिखा हुआ है, 43 के अंदर। जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा तो अनुच्छेद 43 के अंदर एक बात लिखी हुई है लघु एवं सूक्ष्म उद्योग। और ये जो है कौन सा सिद्धांत है, याद रखना है ये गांधीवादी सिद्धांत है भारतीय संविधान का, ठीक है। यानी गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये अनुच्छेद 43 के अंदर लिखा हुआ। और ये कौन सा सिद्धांत है, तो आपने याद रखना ये गांधीवादी सिद्धांत है, ठीक है। गांधीवादी सिद्धांत हो जाएगा मिनी कल्चर योजना के तहत सिरसा के कागदाना के अंदर। इंटरनेशनल वीमेन अचीवर्स आदर्श महिला पुरस्कार किस हरियाणवी महिला को दिया गया, बताइए शाबाश। वो कौन सी हरियाणवी महिला है जिसको इंटरनेशनल वुमेन अचीवर्स आदर्श महिला पुरस्कार दिया गया, फटाफट बताइए उस हरियाणवी महिला का नाम है जिसको ये अचीवर्स अवार्ड देने का काम किया गया, उस छोरी का नाम बताना है। कल्पिता रानी है, अर्चना मलिक है, या फिर नित्याशा राकेश सिहाग है, या फिर मोनिका रानी है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। निताशा राकेश सिहाग को जो है इंटरनेशनल वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित करने का काम किसको किया गया, तो याद रखना है निताशा सिहाग को वुमेन
अचीवर्स अवार्ड जो है, इस अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित करने का काम किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए फटाफट से बस। फोर्ब्स एशिया जो है, फोर्ब्स एशिया के 30 युवा उद्यमियों की सूची में किस हरियाणवी का नाम शामिल है? उस व्यक्ति का नाम है विकास गेरा, अमरपाल सिंह, चिन्मय जिंदल या फिर राकेश जिंदल। गुरुजी क्लास में बता, शामिल करने का काम किया गया है किसको? विकास लांबा ने सबसे पहले उत्तर दिया, तो चिन्मय जिंदल। याद रखना, फोर्ब्स एशिया के 30 युवा उद्यमियों के अंदर किसको चुना गया है? तो हरियाणा के चिन्मय जिंदल जो है, चिन्मय जिंदल को चुनने का काम किया गया। ठीक है, किसको किया गया है? चिन्मय जिंदल हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं। तो फोर्ब्स एशिया के 30 जो सूची जो है, 30 सूची के अंदर जो है इसका नाम लिया गया है फोर्ब्स एशिया। नाम क्या है? चिन्मय जिंदल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई। हरियाणा सरकार ने किसे सहकारी व ग्रामीण विकास बैंक का चेयरमैन नियुक्त करने का काम किया गया? बताइए शाबाश। सहकारी और ग्रामीण विकास बैंक का चेयरमैन जो है किस बंदे को नियुक्त करने का काम किया गया है? देखो, हरियाणा में भारत में सबसे पहले जो है सहकारी समिति अधिनियम आता है। ठीक है, सहकारी समिति अधिनियम। तो सहकारी समिति एक्ट जो था वो कब आया था? तो 1904 के अंदर आया था। ठीक है, और सबसे पहले जो सहकारी समिति जिसका गठन हुआ था उसका नाम क्या है? तो याद रखना, उसका नाम क्या है? साख का सबसे पहले गठन हुआ था। ठीक है, यह सहकारी समिति के सौदा आयोग के फंड है। इसमें क्या हो भाई, जो कर मान लिया एक किले खेती कराओ नो थोड़ा फिर एक किला खातर बुग्गी रेडू तो रहे ट्रैक्टर ट्राली जोड़ेगा, मंडी में गिर क्या होगा? छोटे छोटे जो लोग जो है, छोटे छोटे व्यापारी जो है, उत्पादक जो है, वो इकट्ठे होकर जो एक जगह अपना माल बेचने का काम करा। ठीक है, तो आदित्य चौटाला जो है, आदित्य देवीलाल नाम है वैसे तो इनका, आदित्य देवीलाल चौटाला जो ओम प्रकाश चौटाला के एक भाई है प्रताप चौटाला, शायद उनके प्रताप के छोरा बिरन जगदीश का कंफर्म नहीं हूं मैं। आदित्य देवीलाल। ठीक है, आदित्य देवीलाल को सहकारी ग्रामीण विकास बैंक का क्या बनाया गया? तो चेयरमैन बनाने का काम किया। प्रधान ने आदित्य का बाबुआ के नाम आदित्य चौटाला का, किसका छोरा है वो? प्रताप का है उसका, जगदीश का? किसका रहा है? जगदीश लिखने लग रहे हैं, इलाहाबाद INLD वाले लिखने लग रहे हैं। हाँ, तामना जरूर भी रह पाऊंगा भाई, बिल्कुल सही है, तामना जरूर भी रह पाऊंगा। जगदीश कुमार थे, लेकिन इतने ज्यादा वो फेमस नहीं हो पाए क्योंकि रणजीत चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला दोनों के बीच में द्वंद्व चलता रहा। उसके कारण जो है वो ज्यादा फेमस नहीं हो पाए। सिरसा जिले से इन्होंने चुनाव लड़ा है। देखो भाई, अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत भारत में कब करी गई थी? अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो याद रखना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शुरू में 6 बैंक खुले थे भारत में 1975 के अंदर। 2 अक्टूबर का दिन था। ठीक है, 2 अक्टूबर को HSC में लिया। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को भारत में क्षेत्रीय बैंकों की शुरुआत हुई थी। इसी दिन हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर जो है हरियाणा का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया था। ठीक है, यानी हरियाणा का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो कब खोला गया था? तो आपने याद रखना 2 अक्टूबर 1975 को जो है पहली बार जो है हरियाणा प्रदेश का जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का काम किया गया था। ठीक है, गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, गिल स्टडी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है, इसके अलावा एक और है, सरव ग्रामीण बैंक की शुरुआत हरियाणा में कब करेगी थी? फटाफट बताइए से बस। सरव ग्रामीण हरियाणा बैंक, सरव ग्रामीण हरियाणा बैंक, सरव ग्रामीण हरियाणा बैंक। तो सरव ग्रामीण हरियाणा बैंक जो है इसकी स्थापना कब करेगी थी? तो याद रखना साल 2013 के अंदर जो है सरव ग्रामीण हरियाणा बैंक की शुरुआत करने का काम किया था। ठीक है, तो 2-3 आंकड़े हैं, 2-3 आंकड़े बस याद रखने हैं, घनी भड़क में लेने की जरूरत है कोनी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। 6 बैंक खुले थे देश में। इसके तहत हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर पहला बैंक खुला था। सरव ग्रामीण हरियाणा बैंक की स्थापना 2013 के अंदर हुई थी। सहकारी समिति अधिनियम 1904 में आता। पहली समिति का नाम क्या है? तो साख है। और हरियाणा सरकार ने जो है 2019 के अंदर सहकारी ग्रामीण विकास बैंक का चेयरमैन किसको किया है? आदित्य देवीलाल को जो है इसका चेयरमैन नियुक्त करने का काम किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने 90.4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने का काम किया है? उस रेडियो स्टेशन का नाम आपने बताना है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय या फिर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। तो आपने सामुदायिक रेडियो के संदर्भ में एक बात आपने याद रखनी है। वो बात की है कि हरियाणा का जो HCU जो है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार जो है, इसने क्या किया था? 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन किया था। ठीक है, और सबसे अधिक एक ही बार में 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना था? तो पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना था? HCU हिसार जो है वो पहला विश्वविद्यालय बना था। अब 90.4 जो है ये शुरू करने का काम किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जो है
भारत के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर जो है ये विश्वविद्यालय 2003 के अंदर जब ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब खोला गया था। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के अंदर जो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत करने का काम किया गया है। सर्वाधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन कोई आपसे पूछता है तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के द्वारा 7 रेडियो स्टेशन खोलने का काम किया गया था। ठीक है, आगे बेटा अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध बांसुरी वादक बाबा कांसीराम जो है इसका संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? फटाफट बताइएगा। बांसुरी वादक है बाबा कांसीराम, और बाबा कांसीराम जो है इनका संबंध हरियाणा के हिसार जिले से, हरियाणा के सिरसा जिले से, हरियाणा के फतेहाबाद जिले से। ये जो बांसुरी वादक है कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, बड़े महानतम व्यक्ति थे अपने समय के, और अभी पिछले दिन उनका निधन हो गया, डेथ हो गई है। मेरे को एक बार सौभाग्य मिला था, सिरसा जिले के जोरडनाली गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। सिरसा जिले के अंदर एक गांव है, गांव का नाम है जोरडनाली। ठीक है, तो इसी जोरडनाली के अंदर झोपड़ी के अंदर अंतिम दिनों तक के रहे। लगभग दुनिया के 16 देशों की यात्रा करने का मौका मिला। 16 देशों के अंदर बांसुरी बजाने का काम किया था इस शख्स ने। जरा सोच के देखिए, इनके अंतिम संस्कार के ऊपर हरियाणा सरकार का कोई भी बड़ा अधिकारी जो था वो शामिल नहीं हुआ था। 16 देशों के ऊपर अपने फन की फनकार दिखाने वाले माहिर जो व्यक्ति अंतिम समय तक झोपड़ी के अंदर जो था उन्होंने गुजारने का काम किया था। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी वादक है भारत के प्रसिद्ध। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, इसके अलावा राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णी, ये भारत के प्रमुख तीनों के तीनों याद रखना आपने कौन से वादक हैं, तो तीनों के तीनों जो है भारत के कौन से प्रसिद्ध वादक हैं, बांसुरी वादक है। तीनों के नाम आपने ध्यान रखने, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी जो है तीनों के तीनों भारत के प्रसिद्ध क्या है, बांसुरी वादक है। ठीक है, अच्छा फटाफट भारत के संतूर वादकों का नाम बताइए। संतूर वादक, संतूर वादक, संतूर वादक जो है एक तो शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, और दूसरे व्यक्ति कौन है, भजन सुपारी। भजन सुपारी जो है वो, ये दोनों के दोनों जो है संतूर वादक है। अगर एक दो का नाम आपका ध्यान में तो एक दो का नाम आप भी बताने का काम कर सकते हो। ठीक है, संतूर वादक शिव कुमार, और दूसरा कौन सा है, भजन सुपारी जो है ये प्रसिद्ध क्या है, संतूर वादक। भाई बांसुरी जो है 7 6 2 है, दोनों ओर से खुला। अड़गोजा क्या कर दिया आप पुराना टाइम में, कोई अड़गोजा बजाओ उठा किसी ने अड़गोजा। हाँ, बालक कौन रोया करता है, छोटा बालक बैठा है, भी रुस जाए करा क्या को चाचा दिवाई अलगोजा भी दिवाना पड़ा इस तक। उसे ने तो छोटा रूप कह लिया बांसुरी का, उसने अलगोजा ने तो समझ गए। सरोद कौन है, सरोद, सरोद अमजद अली खान, सरोद वादक अमजद अली खान। ठीक है, अमजद अली खान जो है वो भारत के क्या प्रसिद्ध सरोद वादक है। ठीक है, तो याद रखना प्रसिद्ध बांसुरी वादक जो है कांसीराम जो है सिरसा जिले के जोड़नाली गांव के अंदर जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी। सरोद वादक कौन है, अमजद अली खान जो है। संतूर वादक कौन है, शिव कुमार शर्मा। इसके अलावा भजन सुपारी को जो इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। ठीक है, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है आपने पूरी की पूरी पीडीएफ जो है इस क्लास के तुरंत बाद आपने मिल जाओगी। अगला प्रश्न देखिए फटाफट, हाल ही में खबरों में रहा मोरक्का जो है किस देश का प्रसिद्ध युद्ध पोत है? फटाफट बताइए, खबरों में ये रहा था युद्ध पोत, हाल ही में युद्ध पोत। तो युद्ध कौन सा देश के बीच में चल रहा है हाल ही में? तो सभी ने बेरा है ये युद्ध जो है किस किस के बीच में चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में। तो ये युद्ध पोत जो है कौन से देश का, तो याद रखना है रूस का है, जो हाल ही में चर्चित रहा है। हरियाणा के किस जिले के अंदर जो है देश का पहला वोटर पार्क का काम किया गया? बताइए शाबाश, हरियाणा के कौन से जिले में भारत का पहला वोटर का काम किया गया है? इस वोटर पार्क में काम क्या करा जाएगा? इस वोटर पार्क के अंदर जो है जो भारत का चुनाव का इतिहास जो है, चुनाव के इतिहास के ऊपर लोग सेल्फी लेने का काम कर सकते हैं। और वो वोटर पार्क जो है विकास लांबा सबसे पहले उत्तर दिया है, जो गुरु द्रोण की नगरी है, द्रोणाचार्य के नगरी गुरुग्राम के अंदर जो है पहला वोटर पार्क खोलने का काम किया गया। ठीक है, इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी जो है, ग्लोबल सिटी 1008 एकड़ के अंदर कड़ा बनेगी। तो याद रखना है गुड़गांव के अंदर विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी बनेगी। इसके अलावा एक शांति केंद्र की स्थापना भी करी जाएगी। ठीक है, गुड़गांव के अंदर जो है
एक शांति केंद्र की स्थापना गुड़गांव के अंदर करी जाओगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन आपने याद रखना, वो भी कौन से जिले के अंदर है, तो वो भी कौन से जिले के अंदर है, तो वो गुड़गांव के अंदर, ठीक है, बिल्कुल है। विश्व शांति केंद्र जो है, विश्व शांति केंद्र, तो इसकी स्थापना जो है विश्व भारती के द्वारा की गई है। क्या प्रॉब्लम है भाई वॉइस में, आवाज में दिक्कत है? ननिया चेक करिए एक बार, आवाज ठीक आओगे। सीटी का सिलेबस टेलीग्राम में डाल दूंगा, कोई नहीं, ओके है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक। चलो भाई, तो याद रखना है भारत का पहला वाटर पार्क जो है गुड़गांव के अंदर है। विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी का निर्माण गुड़गांव के अंदर 1008 एकड़ में किया जाएगा। विश्व शांति केंद्र की स्थापना करा करेगी, तो याद रखना है गुड़गांव के अंदर जो है विश्व शांति केंद्र की स्थापना करने का काम किया जाएगा। हरियाणा में 2011-12 तक कितनी प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां थी? 2011-12 तक जो है कितनी प्राथमिक सहकारी समितियां थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो आपने बताने का काम करना है। 65, 71, 86 या फिर 93, कितनी सहकारी समितियां थी हरियाणा के अंदर? फटाफट बताइए शाबाश। 65, 71, 86 या फिर 93 सहकारी समितियां, फटाफट बताने का काम करिएगा। बिल्कुल सही है, 71। तो कितनी सहकारी समितियां? 71, 71 सहकारी समिति जो थी हरियाणा के अंदर थी। जीके प्रवीण टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है पूरी की पूरी पीडीएफ दे दूंगा। हरियाणा में वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है? 50, 93, 94, 95, बताइए शाबाश। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भाई एफसीआई वॉचमैन के लिए आपने और कुछ पढ़ना पड़ेगा, जो उनका सिलेबस दे रखा वो 93 या फिर 94, एग्जैक्ट बताइएगा। पहले शायद 94 थी एक तहसील में, पीछे को गपला करेगा केड़बैद करेगी, तो करंट में 93 है तहसीलें। 94 में जो थी वो घोषित है, कौन सी ध्यान में है कौन नहीं, लेकिन वो बनाई नहीं गई है अभी। तो करंट में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो तहसीलें, हाँ मान गया मैं, तेरी बात 94 सही है। 94 में जो है घोषित कर दे रखी है, वो ध्यान में है कौन सी है, लेकिन 93 एग्जैक्ट है, वो बनी कौन है वो तहसील, ठीक है। तो 93 है, ठीक है। 93 ऑप्शन में नहीं हो, फिर आप 94 चुन सको। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? फटाफट बताइएगा। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है उसकी थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर नेचर या फिर योगा फॉर नरेंद्र मोदी? तो याद रखना है योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो थी, यानी किसके लिए योग? तो याद रखना मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। भाई 94 में प्रस्तावित है कहने लग रहा मैं, ठीक है, वो अभी बनी नहीं है। अब देखो एचएसएससी किसने मानेगा। प्रत्येक 21 जून को जो है योग दिवस सभी ने बेरहम मनाया जाए। अब की बार 8वां योग दिवस था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका के मैसूर के अंदर थे, जबकि मनोहर लाल खट्टर जो है भिवानी जिले के अंदर जो था, मनोहर लाल खट्टर ने इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेने का काम किया था। किस वर्ष जो है पानीपत नगर पालिका को नगर निगम बनाने का काम किया गया था? पानीपत नगर पालिका जो है 1867 के अंदर जो है पानीपत नगर पालिका का गठन सबसे पहले कब किया गया था? तो याद रखना 1867 के अंदर जो है पानीपत नगर पालिका का गठन किया गया था। सबसे पहले याद रखना है हरियाणा के अंदर 1994 के अंदर जब भजनलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद को क्या किया गया था? फरीदाबाद को हरियाणा में सबसे पहले जो था नगर निगम बनाने का काम किया था, ठीक है। नगर निगम 1994 में फरीदाबाद को बनाया गया था। और पानीपत को किस वर्ष बनाने का काम किया गया था? तो याद रखना 2010 के अंदर जो है पानीपत को क्या किया गया था? नगर निगम बनाने का काम किया गया था। वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने नगर निगम है? तो वर्तमान में हरियाणा में 11 नगर निगम है, ठीक है, याद हो जाएगा 11 नगर निगम है वर्तमान समय में। 11वां कौन सा है? तो 11वां मानेसर है। 2008 के अंदर बिल्कुल सही है, गुड़गांव जो है वो 2008 के अंदर बना था, ठीक है। गुरुग्राम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुग्राम को नगर निगम 2008 के अंदर बनाने का काम किया था। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की स्थापना कब की गई थी? 1971, 72, 75 या फिर 1980? हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, हरियाणा के अंदर जो है राज्य किसान आयोग, राज्य किसान आयोग की स्थापना, हरियाणा के अंदर राज्य किसान आयोग की स्थापना, हरियाणा के अंदर महिला आयोग की स्थापना, हरियाणा मानवाधिकार आयोग, हरियाणा मानवाधिकार आयोग, इन तीनों की स्थापना बताओ साथ साथ फटाफट, शाबाश बताओगे शाबाश। किसान आयोग का गठन कब किया गया था?
कैलाश यादव बिल्कुल सही है। 1971 के अंदर हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना की गई थी। पशुधन विकास बोर्ड, पशुधन विकास बोर्ड हरियाणा, इसकी स्थापना कब की गई थी? फटाफट बताओ सारा के सारा ये। भाई एफसीआई का यार सिलेबस देख ले, प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख ले बेटा। चलो वाह वाह कर दो। उसके चेहरे पर इस कदर नूर था, वाह, उसके चेहरे पर इस कदर नूर था जिसकी याद में रोना भी मंजूर था। उसके चेहरे पर इस कदर नूर था जिसकी याद में रोना भी मंजूर था। बेवफा हम नहीं कह सकते उसको जालिम, प्यार तो हमने किया था वो तो बेकसूर था। बताओ शाबाश, राष्ट्रीय किसान आयोग कब बना था? 2012। बताइए शाबाश, किसान आयोग जो है कब बना था? तो याद रखना 2012 के अंदर जो है हरियाणा के अंदर 15 जुलाई को किसान आयोग का गठन करने का काम किया गया था। 2010 नहीं, 2012। ठीक है। महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग की स्थापना हरियाणा के अंदर कब की गई थी? दिसंबर 1999। दिसंबर 1999। मानवाधिकार आयोग, बताइए शाबाश, मानवाधिकार आयोग, हाँ सच्ची में बेकसूर है भाई। मानवाधिकार आयोग दिसंबर 2012। विजेंद्र जैन, विजेंद्र जैन, आपने याद रखना ये नाम। विजेंद्र जैन जो है हरियाणा मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान समय में जस्टिस सतीश कुमार मित्तल है। अच्छा, पशुधन विकास बोर्ड बताइए शाबाश, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब करे गई थे? तो याद रखना है जनवरी 2020। ठीक है, तो जनवरी 2020 के अंदर हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अच्छा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना और बता दो लागे लूगे। राज्य वित्त आयोग, हरियाणा वित्त आयोग जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? बताइए शाबाश, कल भी आपने जिक्र किया था हरियाणा वित्त आयोग, बिल्कुल सही है। 31 मई 1900 राज्य वित्त आयोग, सुरेंद्र बेनीवाल इलाहाबाद, बिल्कुल सही है। 31 मई 1994। 31 मई 1994, 94। अभी हरियाणा में 6वां वित्त आयोग चल रहा है और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राघवेंद्र राव। ठीक है, राघवेंद्र राव छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि वित्त आयोग जो है इसके सलाहकार कौन है वर्तमान समय में? छठा वित्त आयोग जो है इसके सलाहकार कौन है? तो याद रखना छठे वित्त आयोग के सलाहकार है एम गोयल। ठीक है, एम गोयल जो है वो इसके क्या है? सलाहकार है। ठीक है, तो हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की स्थापना 1971 के अंदर हुई थी। राज्य वित्त आयोग का गठन 31 मई 1994 को किया गया था। वर्तमान में छठा वित्त आयोग है। भारत के अंदर 16वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। ठीक है, राज्य किसान आयोग का गठन 2012 के अंदर किया गया था। महिला आयोग का गठन दिसंबर 1999। हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन दिसंबर 2012। विजेंद्र जैन पहले थे, वर्तमान समय में जस्टिस सतीश कुमार मित्तल है। इसके अलावा पशुधन विकास बोर्ड का गठन हरियाणा में कब करा गया था? तो जनवरी 2020 के अंदर जो हरियाणा में पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया था। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपने दे दूंगा। भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीतने का काम किया था? जिस तरह मैं अपने पढ़ाने लग रहा हूं लाइव है क्या, इसी तरह हरियाणा प्रदेश के 14 सर्वश्रेष्ठ टीचर जो आपने लाइव पढ़ाओगे। 2 बैच है, एक तो है सीईटी का थ्योरी बैच है, एक है प्रैक्टिस बैच है। थ्योरी बैच जो है सीईटी 02 के नाम से मिलेगा। प्रैक्टिस बैच 199 रुपए का, वो 249 रुपए का। सब ने लीसो ऐप जरूर डाउनलोड करना है। ठीक है, देखो निशानेबाजी प्रतियोगिता जो आपने ध्यान रखना है, कुछ खिलाड़ियों के नाम जैसे मनु भाकर का नाम सुना होगा। इसके अलावा ईसा है, निवेता है, ईसा है, निवेता है, रुचिता है। ठीक है, ईसा, निवेता, रुचिता, ईसा, निवेता, रुचिता, मनु भाकर, ये सारे के सारे याद रखना। अपने हरियाणा के कौन से खिलाड़ी हैं, भारत के कौन से खिलाड़ी हैं, तो ये जो है निशाना लगाने का काम करती हैं। ठीक है, मनु भाकर, विनोद सिरोही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, यश शिवनी एक और चोरी है, यश शिवनी। ठीक है, यश शिवनी, यश
प्रसन्नु दे दे भाई, निवेता किस खेल से संबंध रखती है, रुचिता मनु बाकर का तो बेरा है, यश शिवनी ईसा। ठीक है, इन सब ने मिलकर के निशानेबाजी टीम ने 10 मीटर राइफल के अंदर जो है कौन सा मेडल जीतने का काम किया है, गोल्ड मेडल जो है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीतने का काम किया। ठीक है भाई, लिसो ऐप के ऊपर बहुत जल्द आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हरिकेश राणा बहुत जल्दी मिल जाएगा। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 को पहली बार कब संशोधित करने का काम किया गया था, बताइए शाबाश। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम जो है वो 1973 के अंदर नगर पालिकाओं के लिए नियम बनाने का काम किया गया था। तो इस अधिनियम को पहली बार संशोधित कब किया गया था, 1973, 1976, 1978 या फिर 1979? फटाफट बताइए। बताओ शाबाश, 1973, 76, 78? तो याद रखना है, पहली बार उसे साल इसमें संशोधन करना पड़ गया था। तो 1973 के अंदर जो इसमें क्या किया गया था, संशोधन करने का काम किया गया था। ठीक है, तो हरियाणा नगर पालिका अधिनियम में 1973 के अंदर पहली बार संशोधन करने का काम किया था। हरियाणा का वो क्षेत्र जो पूर्व मध्य काल में बदानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है, ये बदानक जो है अपने ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान जिस टाइम पर शासक हुआ करते थे, तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर एक जाति हुआ करती थी, और ये क्या किया करते थे, ये लोग मतलब कदे एक गांव पर कब्जा कर लिया, कदे 2 गांव पर कब्जा कर लिया, इस तरह का काम किया करते थे। तो बदानकों का कब्जा जो है वो कौन से इसके अंदर था, देखो सबसे पहले बात है 1139 की। ठीक है, 1139 के अंदर चौहान वंश के राजा जिसका नाम क्या है, अरणोराज। ठीक है, नाम क्या है, अरणोराज। अरणोराज क्या करता है, अरणोराज जो है 1139 के अंदर जो है हरियाणा के ऊपर कब्जा करने का काम करता। ठीक है, इसके बाद समय आगे बढ़ता है तो 1177 के अंदर जो है, 1177 के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है कड़ा का शासक बनता है, अजमेर का शासक बनने का काम करता। ठीक है, अब जिस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक बना था, तो आपने याद रखना है अजमेर के आसपास या फिर राजस्थान के आसपास जो सीमा लगा है, वहां पर एक जाति पाई जाती है, उस जाति का नाम क्या है, बदानक है। ठीक है, और तब पृथ्वीराज चौहान जो है, ये जो बदानक जो है क्या किया करते थे, ये लोग मैंने पहले बता दिया, एक एक 2 गांव जो थे उन्हें कट करने का काम किया करते। तब पृथ्वीराज चौहान को इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा था, और वो साल थी 1182। तब 1182 में हरियाणा के जो बदानक जो थे, ठीक है, हरियाणा प्रदेश के जो बदानक जो थे, बदानक जाति के लोग जो थे, इनके ऊपर जो है किसने आक्रमण करने का काम किया था, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा आक्रमण करने का काम किया था। ठीक है, और वो ठीक है, इसके बाद आपने ध्यान रखना है 1191 के अंदर एक लड़ाई लड़ी गई थी करनाल के अंदर, जिसका नाम क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था, और इस तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल पूछा जा चुका है कई बार, कौन था, तो जो आंसी का सेनानायक था उसका नाम क्या है, गोविंद राय। ठीक है, क्या नाम है, गोविंद राय। तो गोविंद राय जो था वो हरियाणा प्रदेश का उस टाइम पर क्या था, राज्यपाल हुआ करता। तो याद रखना, बदानक जो थे कड़े थे हरियाणा के अंदर जो है, रेवाड़ी जिला जो है, रेवाड़ी जिले या फिर राजस्थान का महेंद्रगढ़ का कुछ इलाका में हुआ करते। तो रेवाड़ी जिला जो है, रेवाड़ी जिले के अंदर जो है अपने याद रखना है, बदानक हरियाणा में खड़ा हुआ करते। तो रेवाड़ी के आसपास जो है बदानक हुआ करते। ठीक है, बस इतनी बात आपने याद रखनी है। देखो अरणो ऊपर कब कब्जा करने का काम किया था, तो अरणोराज ने कब कब्जा किया था, तो आपने याद रखना है 1139 के अंदर। पृथ्वीराज चौहान शासक कब बनता है, तो 1177 के अंदर जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो चौहान वंश की गद्दी के ऊपर बैठा है। 1192 के अंदर जो है बदानकों के ऊपर किसने कब वो किया था, तो याद रखना है 1182 के अंदर जो है बदानकों के ऊपर आक्रमण करने का काम पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया था, और वो बदानक खड़े थे। तो याद रखना, वो बदानक रेवा अंदर थे। ठीक है, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में राज्यपाल कौन था, गोविंद राय था। बस इतनी चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखोगे, सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है, 13 मार्च को, 13 अप्रैल को, 13 जून को या फिर 13 जुलाई को? बताइए शाबाश, सियाचिन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, सियाचिन दिवस? फटाफट देखिए भाई, शाबाश। देखिए यो है, इतना एनडी मैप तो मैंने कुछ बनाना को नहीं आंदा, भारत का जब आप मैप बना हुआ है इस तरह, बस। ठीक है, तो उरा एक जगह है, ग्लेशियर है उरा। ठीक है, उरा यो ग्लेशियर है, और ये जो ग्लेशियर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, लगभग बड़ा गलत उत्तर देने लग रहे हैं भाई। देखो
के अड़बैध है यो। जब 1972 का जो शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता में जो सियाचिन जो था, सियाचिन को छोड़ दिया था, इसका कुछ नहीं करना क्योंकि बर्फ पड़ा है, लगभग -30 से -40 डिग्री टेम्परेचर जो है ओढ़ रहा है, इतना टेम्परेचर रहा है। 1972 में जो शिमला समझौता था, शिमला समझौता में किसी ने भी, भारत ने भी कोई आवाज उठाई ना पाकिस्तान उठाई, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर का बहुत ज्यादा बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। महत्व के है जो मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया को जो है सियाचिन ग्लेशियर क्या करता है, मध्य एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करने का काम करता है। प्रश्न आ चुका है एसएससी में था कि कौन सा स्थान भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जो मध्य एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करने का काम करता है, ठीक है। वो स्थान कौन सा, सियाचिन। इसके अलावा जो चीन है और पाकिस्तान, इन दोनों को मिलने भी नहीं देता, चीन और पाकिस्तान को मिलने से भी कौन सी जगह है, क्योंकि उरा अक्साई चीन आगे देखो, या हो गया अक्साई चीन, उरा अक्साई चीन 1962 में चीन ने अपना हड़पा था। ये हो गया पीओके, ठीक है। पीओके जो पाकिस्तान ने 1947 में हड़पा था, ये 1962 में हड़प लिया। इसका बीच की जो जगह बच रही है, यानी पाकिस्तान और चीन फिर मिल जाओगे उरा को, इसका मतलब यह जो बीच की जगह जो है पाकिस्तान और चीन ने मिलने से रोका है। इसके अलावा मध्य एशिया को जो है भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करने का काम कौन सा करता है, सियाचिन ग्लेशियर करता है। अब इतनी चोटी के ऊपर क्या कर लिया पाकिस्तान और आपके जो सैनिक जो थे, सैनिक भेजने शुरू कर दिए। अपन तो बेरा कौन था, गर्मिया में अपना ऊपर चढ़ा कर दे सैनिक। पाकिस्तान ने क्या किया, लगभग 3 लाख जैकेट का ऑर्डर दे दिया जो -50-60 डिग्री के अंदर पहनी जाती हैं, और वो ऑर्डर दे दिया जर्मनी के एक शहर के अंदर। अब जर्मनी में जरा ऑर्डर दिया पाकिस्तान ने, वहां भारत की जो खुफिया एजेंसी रो जो है, रो के एजेंट थे वहां पर, उन्होंने भारतीय सेना को, भारत के जो आर्मी के अधिकारी थे उनको चेताया कि पाकिस्तान ने -40 से 50 डिग्री में पहने जाने वाले 3 लाख सूट के जो जैकेट जो है उनका ऑर्डर दिया है। अब सबसे बड़ी बात है 3 लाख है, और वह -50 पाकिस्तान में, तो इस जगह बहुत कम है। तब उसको ट्रेस किया गया, ट्रेस करने के बाद यह पाया गया कि हाँ, पूरा जो है पाकिस्तान के सेना के लोग जो है छिपे हुए बैठे हैं। अब देखो गर्मियों का महीना है, -40 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी ऊंचाई के ऊपर, लगभग 18,000 की ऊंचाई के ऊपर है, 18,000 की ऊंचाई के ऊपर है, वहां तक पैदल पहुंचना असंभव है। और बर्फ के ऊपर हेलीकॉप्टर बेरा है, एलिपैड देखा होगा आपने उतरदा, बर्फ के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर का फिसलने का हमेशा डर बना रहता है। मैंने किताब के अंदर पढ़ा था, दिल्ली के अंदर जो थे एक टीम बनाई गई, जो सेना के ऐसे जवान थे जिनको ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी जो यंग जो थे उनको चुनने का काम किया गया। उनमें से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का एक सैनिक था जिसकी मात्र 2.5 से 3 साल की एक बेटी थी। उन सैनिकों को यह कहा गया था कि आपका शहीद होना निश्चित है, क्योंकि 18,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर एकदम बिना किसी स्पोर्ट के बर्फ के ऊपर हेलीकॉप्टर उतारना। एक 2.5-3 साल के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का वो सैनिक जो था, उसकी बेटी, आखिरी बार जो थे, केवल शुरू में 5 सैनिकों को वहां भेजने का काम किया गया था, अंतिम बार उनको अपने परिवार से मिला दिया गया था। वो 3 साल की बेटी अपने पापा से एक बात कहती है, जब वो पापा विदा लेके चलते हैं तो वो कहते कि पापा दोबारा कब आओगे, और वो सैनिक अपनी बेटी को कुछ भी जवाब नहीं दे पाता, 3 साल की बेटी को। दुर्भाग्य देखिए, जब बर्फ के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड करने से पहले भारत के आर्मी के लोगों ने क्या किया, एक आटे की चून की बोरी थी, वो चून की बोरी जो थी बर्फ के ऊपर डाल दी, और बर्फ के ऊपर डाली तो बर्फ का हिस्सा कठोर था, और कठोर हिस्से के ऊपर हेलीकॉप्टर को तो लैंड करवा लिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का वो सैनिक बर्फ के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण वो शहीद हो जाता वहां पर, और उसकी बेटी का वो सवाल जो था, ठीक ही सरस्वती बेटी थी, उसकी बेटी का वो जवाब जो था, उसका सवाल जो था वो नहीं दे पाया, और वहां पर शहीद हो जाते हैं वो सैनिक। और उसके बाद भारत के 27 सैनिकों को वहां पर धीरे धीरे करके उतारने का काम किया, पाकिस्तान को वहां से खदेड़ दिया गया। ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन चला गया था, इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को एक नाम दिया था, ऑपरेशन मेघदूत। क्या नाम दिया था? ऑपरेशन मेघदूत इसको नाम दिया था। और ये जो ऑपरेशन जो था कब चला गया था? 13 अप्रैल 1984 को चलाया गया था। ठीक है, 13 अप्रैल 1984 जो है, वो 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चला गया था। और यही जो ऑपरेशन मेघदूत है, इसी दिन क्या मनाया जाता है? तो इसी दिन जो है सियाचिन दिवस मनाया जाता है। एक किताब पढ़ी थी बहुत दिन पहले, थोड़ी थोड़ी घटना याद है। सियाचिन के ऊपर जब ये ऑपरेशन चल रहा था, एक सैनिक जो शहीद हुआ था, उसके अलावा भी एक और सैनिक शहीद हुआ था। हेलीकॉप्टर चौपर इतने छोटे हो रहे, जिंदा आदमी तोड़ ले जा है, आदमी मर्दे आदमी करना को नहीं होता, टाइट हो जाए पूरा का पूरा।
और उसमें जो है हेलीकॉप्टर के अंदर जो है जानबूझ करके आर्मी के एक मेजर जनरल रिटायर है, उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब के अंदर जिक्र था आरडी तोड़नी पड़ी थी जानबूझ करके, मोस के बैग में गाल के लाने पड़ा था सैनिक, मोस के बैग में। कितनी दुर्दशा हुई थी सब के, यानी मोस के बैग में, क्योंकि लंबी बॉडी आ कौन सके, आरडी तोड़ तोड़ के ले आ गया था। तो 13 अप्रैल को जो है 1984 को इंदिरा गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थी, कौन सा ऑपरेशन चला गया था, तो ऑपरेशन मेघदूत चलाने का काम किया गया था। इंडियन आर्मी के जवानों को सैल्यूट करता हूं। एक बात और, हरियाणा प्रदेश की कोई भी वीर वधु जिसका पति जो था आर्मी के अंदर था, अगर वो मेरी आवाज को सुन रही तो लीसो ऐप के ऊपर आपके सारे के सारे कोर्स, चाहे जितने भी कोर्स आए, सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाएंगे, अगर आप वीर वधु हैं यानी किसी सैनिक की पत्नी हैं आप। इसके अलावा मेरे लिए कोई भी काम हो तो आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी सेवा के लिए बिल्कुल हाजिर रहूंगा। मराठी का पहला उपन्यास बाबा पदमन जी के द्वारा लिखा गया था, उस उपन्यास का नाम आपने बताना, बताइए शाबाश। मराठी का पहला उपन्यास, मराठी का पहला उपन्यास जो है बाबा पदमन शाह जो है उनके द्वारा लिखने का काम किया गया था, वो उपन्यास कौन सा है? इंदुलेखा, परीक्षा गुरु, मुक्तमाला या फिर यमुना तट। परीक्षा गुरु जो है आपने याद रखना है, ये हिंदी का पहला उपन्यास है, ठीक है, हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास है, ठीक है। इंदुलेखा मलयालम भाषा का पहला उपन्यास है, और यमुना तट जो है, यमुना तट जो है मराठी भाषा का पहला उपन्यास है। एक शख्स हुआ करते थे हर्षवर्धन के टाइम पर जिसका नाम क्या है, बाण भट्ट। बाण भट्ट ने जो था एक उपन्यास लिखा था, उस उपन्यास का नाम क्या है, कादम्बरी उपन्यास है, जो कौन सी भाषा के अंदर लिखने का काम किया था, संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया था। इसलिए बाण भट्ट का कादम्बरी जो है ये भारत का पहला उपन्यास है, ठीक है। यानी भारत का पहला उपन्यास कौन सा है, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया, कादम्बरी संस्कृत भाषा के अंदर लिखा था, यह भारत का क्या है, पहला उपन्यास है, ठीक है। मलयालम भाषा का पहला उपन्यास इंदुलेखा है, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, मराठी का पहला उपन्यास यमुना तट है, हरियाणवी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो झाड़ू फिरी राजाराम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, झाड़ू फिरी, ठीक है, ये हरियाणवी का पहला उपन्यास है। संस्कृत भाषा का या फिर ओवरऑल पूछा भारत का सबसे पहला कौन सा है, तो याद रखना बाण भट्ट जो है, बाण भट्ट के द्वारा कादम्बरी जो उपन्यास जो है वो सबसे पहले लिखा गया था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार किया गया जो तिरंगा झंडा जो था, उस तिरंगे झंडे के अंदर कौन सा रंग नहीं था? स्वदेशी आंदोलन याद करिए 1905 के अंदर बंगाल विभाजन के विरोध के अंदर इस आंदोलन को चलाने का काम किया गया था, और जो बंगाल विभाजन के विरोध के बाद में स्वदेशी आंदोलन चला गया था, उसमें कौन सा रंग नहीं था? सफेद, हरा, पीला, लाल। बताइए शाबाश, कौन सा रंग नहीं था? अरे अंकल जी पढ़ ले, हेलो प्रिया, ये प्रिया को नहीं तरफ उफा पाओगा यो थोड़ा रामी 50 कमेंट करने लग रहे, हेलो प्रिया, हाय प्रिया, घर ले जे इसने। तो स्वदेशी आंदोलन के द्वारा बताइए शाबाश फटाफट। तो स्वदेशी आंदोलन याद होगा, बंगाल विभाजन के बाद जो इस आंदोलन को चलाने का काम किया गया था, 7 अगस्त 1906 की बात है, 7 अगस्त 1906, 7 अगस्त 1906 को मैडम भिकामा का नाम सुना होगा, ठीक है। तो मैडम भिकामा के द्वारा 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के अंदर जो है, याद रखना आपने, कोलकाता के अंदर जो है एक तिरंगा फहराने का काम किया गया था कोलकाता के अंदर, ठीक है। मैडम भिकामा जी के द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने का काम किया गया था कोलकाता के अंदर। अब एक बात याद रखनी है, उसके अंदर जो था रंग कौन सा था? हरा भी था, लाल भी था, पीला भी था, सफेद रंग उसके अंदर नहीं था, ठीक है। याद रखना है 1907 में सबसे पहले जो तिरंगा फहराया गया था, उस तिरंगे झंडे के अंदर जो है सफेद रंग नहीं था। कौन से 3 रंग थे भाई? वो कौन से थे? हरा, लाल और पीला, ठीक है। हरा, लाल और पीला जो थे वो ये 3 के 3 रंग थे, ठीक है। इसके अलावा याद रखना उसके बाद एक अधिवेशन है कांग्रेस का, और वो अधिवेशन है विजयवाड़ा अधिवेशन, ठीक है, विजयवाड़ा अधिवेशन। विजयवाड़ा अधिवेशन के अंदर एक शख्स आता है, और वो शख्स महात्मा गांधी को एक झंडा दिखाता है। उस झंडे के अंदर 2 रंग दिखाए जाते हैं, कौन से? लाल रंग जो है यानी भगवा रंग जो है, लाल रंग ये हिंदुओं के लिए, और एक रंग कौन सा था? हरा रंग जो था मुसलमानों के लिए, यानी 2 ही लोगों के लिए था। और वो झंडा जो था किस शख्स ने दिया था? पिंगली वेंकैया ने वो डिजाइन देने का काम किया था। बाद में महात्मा गांधी के कहने के बाद में जो है पिंगली वेंकैया ने उसके अंदर क्या कर दिया? सफेद, ठीक है,
सफेद जो है, सफेद रंग भी महात्मा गांधी के कहने से जो था उसके अंदर कर दिया। कौन उठता है यूपी बिहार भी कौन उठते ईसा मनस ने कौन कौन उठता है, ठीक है। तो विजयवाड़ा अधिवेशन के अंदर जो है पिंगली वेंकैया ने एक डिजाइन दिया था और उस डिजाइन के अंदर क्या किया गया था, लाल और हरा दो रंग थे। तब गांधी ने कहा था जो बाकी धर्म बच गए उनका खातर भी तो कम्युनिक में होना चाहिए। उसके बाद जो है सफेद रंग को उसके अंदर शामिल करने का काम उस झंडे के अंदर किया गया था, ठीक है। गांधी के कहने से करने का काम किया गया था। 1921 के अंदर यह काम किया गया था। इसके बाद में जब हम बात करते हैं, उसके बाद में जब हम बात करते हैं, जब भारत की जो संविधान सभा जो है, भारत की संविधान सभा के द्वारा तिरंगे को कब अपनाया गया था, फटाफट बताने का काम करिएगा। भारत की संविधान सभा के द्वारा तिरंगे झंडे को कब अपनाने का काम किया गया था। मतलब सबका ध्यान प्रिया और सोरी मेहर, बीच में मैं गलत पढ़ा गया, वो ध्यान कौन दिया। 1906 के अंदर सिस्टर निवेदिता थी, सिस्टर निवेदिता, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद की वो थी सिस्टर निवेदिता। उसने ये एक बार करेक्ट कर ले, भिकामा जी नहीं आएगा, ठीक है। सिस्टर निवेदिता थी जिसने 1906 के अंदर ये झंडा फहराने का काम किया था। बिल्कुल 22 जुलाई 1947 वो तारीख थी जब इस झंडे को भारत की संविधान सभा के द्वारा जो अपनाने का काम किया गया था। 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाने का काम किया गया था, ठीक है। तो सफेद रंग जो था स्वदेशी आंदोलन के दौरान सिस्टर निवेदिता के जो झंडा फहरा था उसमें धोला रंग कौन था, बस इतनी बात याद रखनी है। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसानों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन जो है थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ने का काम करेंगे। हरियाणा का भी असहयोग आंदोलन पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले देखो असहयोग आंदोलन जो था, इसकी पृष्ठभूमि आप पे जाओगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड मिलेगा और रोल्ट एक्ट मिलेगा, बहुत सारा सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा था 1920 के अंदर। वो प्रस्ताव खड़ा रखा था 1920 के अंदर महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर एक प्रस्ताव रखा था, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। तो 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो याद रखना लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय ने 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने का काम किया था। यह विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का। उसके बाद में 1920 के अंदर कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ, जिस अधिवेशन को नागपुर अधिवेशन के नाम से जाना जाओ है। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास के द्वारा करी गई थी। यानी प्रस्ताव देखो 2 प्रश्न बनेंगे असहयोग आंदोलन के, इसी सी बात बताऊंगा जो बहुत कम बेरा होगी। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में तो यह प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। नो आजनी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कौन सा अधिवेशन में लाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में 1920 के अंदर। पास करा गया था नागपुर अधिवेशन के अंदर। प्रस्ताव लाया गया उस टाइम पर अध्यक्षता किसने करी थी, लाला लाजपत राय ने। प्रस्ताव पारित किया गया उस टाइम पर अध्यक्षता किसने करी थी, तो CR दास के द्वारा जो अध्यक्षता करने का काम किया गया था, ठीक है। एक प्रश्न आया उसमें SSC में आता कि राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति के लिए भारत गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। तो ये जो असहयोग आंदोलन जो है ये राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति के लिए, ठीक है, राजनीतिक शक्ति जो है, राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति के लिए जो है, राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति के लिए गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन जो किस खातिर चला था, तो राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। कौन सी उपाधि गांधी ने उल्टी दी थी अंग्रेजा तक। एक उपाधि का सबने बेरा है, केसर हिंद की उपाधि। इसके अलावा 1-2 और मेडल वापस देने का काम किया था, केसर ए हिंद, ठीक है। इसके अलावा किसी को पता तो 1-2 नाम बताने का कष्ट करेंगे, ठीक है, फटाफट बताइएगा। उसके अलावा कौन से वो थे जो गांधी ने उल्टा देने का काम किया था, वापस जो थे वो लौटाने का काम कर दिए थे। जुलूवार मेडल, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान जुलूवार मेडल जो है, जुलूवार मेडल को भी अंग्रेजों को, एक और मेडल है बोअर वार, ये 3 मेडल गांधी ने वापस लौटाए थे, ठीक है। केसर राम हो गया ना करो, डिस्टर्ब ना करो भाई, ठीक है। राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन चला था। केसर हिंद की उपाधि, जुलूवार मेडल और बोअर वार मेडल, ये सारे के सारे मेडल जो थे गांधी ने क्या कर दिया था, वापिस करने का काम कर दिया था। अंग्रेजा ने कह दिया था तारा सौदा पकड़ोता में, ठीक है। इसके अलावा जो है असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला कौन था, मोहम्मद अली था, ठीक है। कौन था, मोहम्मद अली जो था वो असहयोग आंदोलन के अंदर गिरफ्तार होने वाला पहला आदमी कौन था, मोहम्मद अली था, ठीक है। असहयोग का मतलब क्या था, असहयोग आंदोलन के अंदर जो था
असहयोग आंदोलन के अंदर क्या काम किया गया था? लोग जो थे वस्त्रों की होली जलाने का काम कर रहे थे, और उस जो मलिया जो विदेशी वस्त्र थे उनकी होली जलाने का काम कर रहे थे, उसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, और वो बात आपने ध्यान रखनी है। यानी अविवेक से लिया गया काम। ये बात किसने कही थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी कि जो वस्त्र जलाना जो है वो अविवेक की बर्बादी है। ठीक है, यानी वस्त्र जलाना जो है वो एक अविवेकी, मतलब बिना सोचे समझे की जाने वाली बर्बादी। ठीक है, यानी वस्त्रों असहयोग आंदोलन के दौरान जब वस्त्रों को जलाया जा रहा था, तो तब उस घटना को किस भारत के क्रांतिकारी ने अविवेकी बर्बादी कहा था? तो आपने याद रखना है, अविवेकी बर्बादी जो है किसके कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अविवेकी। भाई जलाए स्वदेशी के अंदर भी गए थे, यहां भी बहिष्कार करने का काम किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन में, लेकिन इतने लेवल के ऊपर नहीं था जितने लेवल के ऊपर स्वदेशी आंदोलन के अंदर किया गया था। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो जाओ। ई बाजाओ मारे हरियाणा में। ठीक है, ठीक है, हाँ, सर छोटराम ने इसका विरोध किया था, मारा हरियाणा में आ जाओ। जो हरियाणा प्रदेश जो है, हरियाणा प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत कब तक रहेगी? तो आपने याद रखना है 8 अक्टूबर 1920 को, वो जिला है रोहतक। ठीक है, हरियाणा के अंदर 8 अक्टूबर 1920, 8 अक्टूबर 1920 को हरियाणा के रोहतक जिले से जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने का काम किया गया था। रोहतक में कौन कौन आए थे? याद रखना है, महात्मा गांधी, एमजी लिख दिया समझियो, मौलाना कलाम। ठीक है, मौलाना कलाम, महात्मा गांधी, ये नेता जो थे कड़ा आए थे, रोहतक के अंदर आए थे। ठीक है, यानी 8 अक्टूबर 1920 को कौन से हरियाणा के अंदर करते शुरू किया गया था? तो रोहतक के अंदर जो है इसको शुरू करने का काम किया गया था। ठीक है, इसके अलावा शौकत अली, जो शौकत बंधु जो है, शौकत बंधु भी दोनों के दोनों कड़ा आए थे, हरियाणा प्रदेश के अंदर आए थे। और महात्मा गांधी ने जो था आगे चल करके भिवानी में एक शब्द का प्रयोग किया था अंग्रेजों के लिए। वो शब्द आपने याद रखना, वो शब्द कौन सा था? तो वो शब्द था शैतान शब्द का प्रयोग किया था। और असहयोग आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो आपने याद रखना, चेम्सफोर्ड जो था, चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड जो था वो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है भारत का क्या था? वायसराय था। ठीक है, किस सबसे बड़ा आजादी के दौरान सबसे बड़ा जन आंदोलन, एचएसएससी ने एक बार पूछा था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा जन आंदोलन कौन सा था? तो याद रखना है, स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ठीक है, सबसे अच्छा एक और प्रश्न आता है एसएससी में कि किस आंदोलन के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे लड़े थे? तो याद रखना है, एक आंदोलन का अगर जिक्र, क्रांति का जिक्र है तो 1857 की क्रांति में तो लड़े थे। आंदोलन का जिक्र कोई आपसे पूछता है तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है हिंदू और मुसलमान जो थे क्या थे? इकट्ठे जो थे, उन्होंने क्या किया था? लड़ने का काम किया था। याद हो जाएगा सारा का सारा। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी। देखो, तो अवध के अंदर किसानों का नेतृत्व बाबू रामचंद्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखो अवध में किसानों का नेतृत्व बाबू रामचंद्र के द्वारा किया गया था। पहला गिरफ्तार होने वाला बंदा कौन है? मोहम्मद अली है। ये जो प्रस्ताव जो था कौन से अधिवेशन में लिया गया? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी थी। नागपुर अधिवेशन जो है 1920 के अंदर जो है प्रस्ताव को पारित किया गया। अध्यक्ष कौन था? सीआर दास था। ठीक है, राजनीतिक शक्ति के प्रयोग के लिए चला गया आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। भारतीय आजादी का सबसे बड़ा जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। हिंदू मुस्लिम इकट्ठे लड़े वो कौन सा है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, गांधी ने तीन कौन से मेडल वापस करे थे? केसर हिंद, जुलवार मेडल, बोरवार मेडल। ठीक है, हरियाणा में सबसे पहले 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक जिले के अंदर मौला शौकत अली आए थे, महात्मा गांधी आए थे, मौलाना कलाम आए थे, ये सारे के सारे लोग आए थे। ठीक है, इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है असहयोग आंदोलन की। अगला प्रश्न देखिए, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पहले ही मैच में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? विकेट लेने वाले कौन बने? हार्दिक पांड्या। बहुत काला है बूंदा, राज पड़े हजमा। तुलसीदास की रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कोलकाता से कब प्रकाशित हुआ था? देखो, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो है संस्कृत भाषा के अंदर जो है रामायण लिखने का काम किया था। ठीक है, संस्कृत के अंदर बात है महर्षि गोस्वामी तुलसीदास की। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जो है, गोस्वामी तुलसीदास ने, बात है सन 1574 के अंदर अवधी भाषा के अंदर रामचरितमानस को लिखने का काम किया था। ठीक है, रामचरितमानस। एक प्रश्न आया था एचएसएससी के अंदर कि जिस टाइम पे गोस्वामी तुलसीदास जो थे, जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करने का, अरे पीडीएफ सारी दे दूंगा यार, रचना करने का काम किया था, उस टाइम पे हिंदुस्तान के ऊपर किस मुगल बादशाह का शासन था? तो 1556 से लेकर के 1605
1905 तक शासन कौन था? शासक तो अकबर था। ठीक है, यानी किसके शासनकाल में? यानी अकबर के शासनकाल में। जिन्हें पूछ ले गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तो 1574 में उन्होंने हाथ से अवधी भाषा के अंदर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखने का काम किया था। बाद में जो है सन 1810 के अंदर कोलकाता से जो है उसका क्या किया था? प्रिंटिंग प्रेस, जब पुर्तगालियों के सहयोग से भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी, उसके बाद में 1810 के अंदर जो है कोलकाता से जो है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई जो है रामचरितमानस का मुद्रण करने का काम कद किया गया था? तो याद रखना है 1810। ठीक है, जीके प्रवीण टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा, जो भी सिस्टम रह रहा सारा का सारा अपना जो उधार रह रही तारी सारे उधार तैर दूंगा। ठीक है, देखो प्रश्न देखो भाई, दिल्ली में सिरी फोर्ट में, दिल्ली का जो सिरी फोर्ट का क्षेत्र में हौज खास का निर्माण किस बंदे ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इल्तुतमिश, शाहजहां। देखो अलाउद्दीन खिलजी बहुत गजब का बंदा था, इतना गजब का भी कौन था? जलालुद्दीन खिलजी शासन कराया करता, 70 साल का बूढ़ा था। यो अलाउद्दीन खिलजी, अली नाम था, बालक का नुए पाड़े पे उसके बड़ा था, उसकी कड़िया पै गया था, उसने रख लिया था। राख्या पाछा जो उत्तर प्रदेश का इलाका जो है, उत्तर प्रदेश वाला इलाका दे दिया उस तक। अब यह देखो गंगा नदी है, गंगा नदी बहन लग रही। ठीक है, इब के करया अलाउद्दीन खिलजी पहला था, जलालुद्दीन ने जामिया कौन था? गंगा नदी में। और देखो नाव में किश्ती के अंदर एक तो मल्लाह नाव चलानिया बंदा है, एक साइड जो है अलाउद्दीन खिलजी अली बैठा, उर जलालुद्दीन, उर तो जलालुद्दीन खिलजी बैठा, उर एक उसकी छोरी बैठी, उर अल्लाह जो मल्लाह जो नाव चलानिया बैठे है। मिलन भी गया उसे छोड़ता जो पैर पे उसके बड़ा कराया था। गंगा नदी का इस किनारे कौन इंतजार करने लग रहा है? अलाउद्दीन खिलजी इंतजार करने लग रहा है उत्तर प्रदेश में। नाव आगे बढ़ी, थोड़ी सी आगे आई, थोड़ी सी आगे उरा आएगी। उरा आंदे जलालुद्दीन खिलजी न देख के, यह जो सुतरी छोरी थी जलालुद्दीन खिलजी की, देख के बोले अब्बा या कौन है? बोले यार अली भूल गया, बोले तुम बचपन में जिसका गला खेलिया करदा वो है तेरी बेबे है। बोले चाचा मैं तेरा सागी जामुड़ा छोरा थोड़ा हूं। चक्कू ले रहा था, चक्कू गला घसा घस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। हत्या करके वह जो छोरी जिसके गला बचपन में कंचे गोलियां खेलिया करदा, सिस्टम बन गया और उसे गले ब्याह कर लिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। वो बंदा कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था वो बंदा? इल्तुतमिश था, जिसने क्या किया था? हौज खास का निर्माण करने का काम किया था। देखो भाई इल्तुतमिश के बारे में 4-5 बात इसी बता दूंगा, काम आने की आओगी तारा, बहुत आगे काम आओगे जिंदगी में। देखो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था 712 ईस्वी के अंदर। मुगल, जब मुगल वंश कदे पढ़ाऊंगा तो 68 लव स्टोरी है मुगला की, 68 लव स्टोरी है मुगला की, सारी एक याद है, कदे सुनाऊंगा टाइम लगा आज। देखो इल्तुतमिश जो है, एक चीज आपने देखनी है, 712 में अरब से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर अटैक करा था, लेकिन वो शासन नहीं कर पाया था। ठीक है, शासन कद कराया भारत के ऊपर, याद रखना है 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की नींव डाला है। 1206 से 1210 में लाहौर के अंदर चौगान या पोलो खेलते समय जो है उसकी क्या हो जाओ, मृत्यु हो जाओ। ठीक है, इसके बाद अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश बना है। 4 साल में ये कुछ नहीं, यानी भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन हो गया? यो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, कुछ नहीं खास कर पाया था। यो बंदा इल्तुतमिश जो था कड़ा का था, तुर्क का था यो। ठीक है, तुर्क का। यो गद्दी के ऊपर कब बैठे हैं? 1210, कई सारी किताबें 1211 का है। ठीक है, इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की में खास नहीं कर पाया था। इसका मतलब कि यो कड़ा का था, तुर्क था। तो भारत में तुर्क राज्य का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, भारत में तुर्क राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो यो बंदा है तुर्क राज्य का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, इसके अलावा भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने वाला वास्तविक संस्थापक, यानी मुस्लिम राज लाने वाला भी कौन है? तो वो भी कौन हो गया? इल्तुतमिश जो है, मुस्लिम शासन लाने वाला पहला शासक कौन हो गया? इल्तुतमिश हो गया। ठीक है, इसके अलावा इस बंदे ने जो खलीफा जो था तुर्की का, उससे एक उपाधि ली थी, खलीफा से एक उपाधि ली थी। उपाधि का नाम क्या है? सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक कौन है जिसने सुल्तान की उपाधि से अपने आप को नवाजने का काम किया था? तो याद रखना दिल्ली सल्तनत का पहला वो कौन है? इल्तुतमिश है। ठीक है, इसके बाद इसने 2 सिक्के चलाए थे, यानी शुद्ध अरबी के अंदर सिक्के चलाने वाला पहला सुल्तान कौन है? टंका और जीतल। ठीक है, टंका और जीतल नाम के 2 सिक्के इस बंदे ने चलाए थे। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान है।
जो देखो सिक्के जो कड़ा डाले जाओ वहां टकसाल में, ठीक है, तो टकसाल में डाले जाए तो सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम लिखने वाला भारत का पहला शासक, बहुत सारे नाम आओगे, ठीक है। सिख भाई खलीफा इस्लाम धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु वो है और उससे परमिशन लेके आता है, ठीक है। यानी टंका शुद्ध अरबी में सिक्के बनाने वाला पहला शासक ये हो गया। टंका और जीतल जो थे सिक्के बनाए थे, इसलिए टकसाल का नाम लिखने वाला भारत का पहला शासक कौन है, तो इल्तुतमिश जो है टकसाल का सिक्कों के ऊपर नाम लिखने वाला भारत का पहला शासक है। सर इल्तुतमिश शब्द का अर्थ क्या होता है? इल्तुतमिश का हो भाई साम्राज्य का स्वामी, साम्राज्य का स्वामी। देखो इसने एक मकबरा बनाया था भारत के अंदर इस बंदे ने, ठीक है, और वो मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। क्या खास है गुरुजी इसमें? खास बहुत है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है यो भारत का पहला मकबरा है, ठीक है, भारत का पहला मकबरा, ठीक है, पहला मकबरा। यानी इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर मकबरा नहीं था, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मकबरा के ऊपर क्या है? गुबंदो है, तो गुबंदो है तो याद रखना भारत में गुबंद निर्माण का पिता किस शासक को कहा जाता है? तो याद रखना आपने गुबंद निर्माण का पिता, तो गुबंद निर्माण का पिता जो है किस शख्स को कहा जाता है? इल्तुतमिश को भारत में गुबंद निर्माण का पिता किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुबंद निर्माण का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, ठीक है। तुर्क वंश का वास्तविक संस्थापक शमसी वंश का था ये बंदा, ठीक है, शमसी वंश का। तुर्क वंश का वास्तविक संस्थापक, इस्लाम की स्थापना करने वाला वास्तविक संस्थापक या पहला शासक तो नहीं कह सकते। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला पहला शासक, सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम लिखने वाला पहला शासक, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, गुबंद निर्माण का पिता, भारत का पहला मकबरा इसे ने बनवाया था। तो सारे के सारे चीजें जो है आप इसके इल्तुतमिश की याद रख सकते हो। हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। किस राज्य में हिम प्रहरी योजना को शुरू करने का काम किया गया? हिम प्रहरी योजना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर असम राज्य के अंदर? बताइए शाबाश। हिम प्रहरी योजना जो है भारत के कौन से राज्य के अंदर शुरू करने का काम किया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर असम के अंदर? बिल्कुल, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी यही था। प्रियंका और ए जय, प्रियंका और एक है ए जय, इन दोनों ने सबसे पहले उत्तर दिया है। ए जय और प्रियंका भारत का जो उत्तराखंड राज्य जो है, उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है पलायन रोकने के लिए, ठीक है, पलायन लोग जो है दूसरे राज्यों में जाओ थे, तो पलायन रोकने के लिए जो है कौन सी योजना शुरू करी गई थी? तो हिम प्रहरी योजना जो है उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई थी? हिम प्रहरी योजना जो है किस राज्य की योजना है? तो उत्तराखंड राज्य की योजना है हिम प्रहरी योजना। भारतीय बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए गए थे उनको क्या कहा जाता था? देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसके जो कर्मचारी जो थे, भारतीय जो बुनकर जो थे, यानी जो हाथ से जो बना कर दे सिस्टम, उन पर नियंत्रण रखने खातर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए थे उनका नाम बताना है। HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021, जाबर, गुमास्ता, फुलर्स या फिर स्टेपलर्स? सी कह रहे हैं, गलत उत्तर है गुमास्ता, ठीक है। जो बुनकर जो थे, बुनकरों के ऊपर जो वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए थे नजर रखने के लिए, उनका नाम क्या है? गुमास्ता, ठीक है। क्या नाम है? गुमास्ता। बंबई को बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित करने का काम किया गया था? बताइए शाबाश। बंबई को बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी जो है ये कब घोषित करने का काम किया गया था? बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित किया गया था? 1815, 1818, 1819 या फिर 1821? फटाफट बताइएगा, बंबई को बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब नियुक्त किया गया था? सुधीर ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है, तो 1819 वो साल है जब बंबई को बंबई प्रेसिडेंसी जो है इसकी राजधानी घोषित करने का काम किया गया था। लीसो ऐप के ऊपर CET 02 के नाम से 249 रुपए में एक बैच से पोस्टर दिखेगा, जो भी बैच लेना उसके पोस्टर पर क्लिक कर देना। 249 रुपए में हरियाणा प्रदेश के 14 टीचर आपने लाइव पढ़ाने का काम करें। 2 दिन हो गए क्लास शुरू हुई ना उसके अंदर, ठीक है।
2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राष्ट्रमंडल खेल जो है किस किस का बीच में हो, यानी जो भी देश अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते तो गुलाम देशों के बीच में जो है एक प्रतियोगिता है राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं राष्ट्रमंडल खेलों की बात करूं तो 1930 के अंदर कनाडा का एक शहर है, शहर का नाम क्या है? हैमिल्टन। ठीक है, तो सबसे पहले कनाडा के हैमिल्टन शहर के अंदर जो है 1930 के अंदर पहली बार कौन से खेले हुए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। अभी जुलाई 2022 के अंदर, ठीक है, जुलाई 2022 में जो है इंग्लैंड का जो बर्मिंघम शहर जो है, बर्मिंघम शहर के अंदर जुलाई 2022 के अंदर जो है राष्ट्रमंडल खेल जो है कॉमनवेल्थ खेलों का जो है आयोजन करवाने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल जो है इनका आयोजन जो है जुलाई 2022 के अंदर बर्मिंघम के अंदर करने का काम किया जाएगा। अब उरा के पूछ रहे क्या है कि 2026, तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा 2026 जो है 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल जो है उनका कड़ा होगा। 2018 वाले कड़ा हुए थे गोल्ड कोस्ट के अंदर हुए थे ना, गोल्ड कोस्ट के अंदर हरियाणा के 32 खिलाड़ियों ने जो थे 2018 के अंदर भाग लेने का काम किया था। हिंदुस्तान ने 66 पदक जीतने का काम किया था। तो याद रखना 2022 के बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर अभी होंगे जुलाई का महीना में, और जो 2026 के जो खेल जो है उनकी मेजबानी कौन सा देश करने का काम करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया जो है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करने का काम कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। ठीक है, अभी 22 वाले बर्मिंघम में होंगे, 16 वाले गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते। मान्यताओं के अनुसार पवित्र झील जहां पर भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण करने का काम किया था वो झील कौन सी है? ब्रह्म सरोवर है, सनहित सरोवर है, या फिर सूरजकुंड है, या फिर सनीसा झील है? फटाफट बताइए कि वो जगह कौन सी है जहां पर भगवान ब्रह्मा, याद रखना भगवान ब्रह्मा जो है भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, उस कमल से उत्पन्न होते हैं। और वो ब्रह्म सरोवर जो है, याद रखना ब्रह्म सरोवर का जिक्र किसके अंदर है? एक किताब है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद के अंदर जो है किसका जिक्र है? अल बरूनी की लिखी गई किताब किताबुल हिंद के अंदर ब्रह्म सरोवर का जिक्र है। इसके अलावा अकबर का एक लेखक हुआ करता था जिसका नाम क्या है? अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या कहा था? इसको लघु महासागर की उपाधि से नवाजने का काम किया था। ठीक है, अबुल फजल ने क्या कहा था? लघु महासागर। ठीक है, लघु महासागर की उपाधि से अबुल फजल के द्वारा इसको नवाजने का काम किया गया था। एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा तालाब है। पहली बार इसको किसके द्वारा खोजने का काम किया गया था? तो कुरुवंशी राजाओं के द्वारा जो है पहली बार जो है, ठीक है, बिल्कुल हरियाणा प्रदेश का प्रशांत महासागर भी इसको कहा जाता है। तो पहली बार कुरु राजाओं के द्वारा जो है इस ब्रह्म सरोवर को क्या किया गया था? खोदने का काम किया गया था, प्रथम बार खुदाई करने का काम किया गया था। ठीक है, इसके अलावा दो ऐसे पुराण, एक तो महाभारत के अंदर जिक्र, इसके अलावा वामन पुराण के अंदर भी इसका जिक्र। ठीक है, महाभारत और महाभारत के अलावा वामन पुराण जो है, वामन पुराण महाभारत में तो हो गया, कुरुवंश आ गया, तो इसके अलावा कौन से पुराण के अंदर जिक्र है इसका? तो वामन पुराण के अंदर इसका क्या है? जिक्र है, हो जाओगा। इसके अलावा देखो इसी जगह के ऊपर भगवान ब्रह्मा ने कहते हैं ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना करने का काम किया था। एक प्रश्न का जिक्र करा कि सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। हरियाणा में किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में भी सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? तो याद रखना है, क्योंकि इसी ब्रह्म सरोवर के किनारे भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने का काम किया था, इसलिए ब्रह्म सरोवर को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, क्या जाओ है? सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? ब्रह्म सरोवर को कहा जाओ है। सन्निहित सरोवर के अंदर ऐसा माना जाता है कि 7 नदियां जो है, 7 नदियों का संगम इसी सन्निहित सरोवर के अंदर है। और भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ के अंदर माना गया? तो याद रखना भगवान विष्णु का स्थायी निवास जो है वो सन्निहित सरोवर के अंदर माना गया। तो वो झील जहां पर पृथ्वी को धारण करने का काम किया था वो झील कौन सी है? तो याद रखना अपने वो झील ब्रह्म सरोवर वो झील है। ठीक है, टिक्करताल झील किस जिले के अंदर स्थित है? बताइए शाबाश। तो टिक्करताल झील जो है कौन से जिले के अंदर है? पंचकुला जिले के अंदर है, या फिर फरीदाबाद के अंदर है, या फिर सिरसा के अंदर, या फिर अंबाला के अंदर? फटाफट बताइए। टिक्करताल झील फतेहाबाद के अंदर चिल्ली झील है, सिरसा के अंदर धनुर झील है। तो टिक्करताल झील बताइए शाबाश कौन से राज्य के, कौन से जिले के अंदर? बिल्कुल सही है, हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर जो है टिक्करताल झील है। वर्तमान हरियाणा में कुल कितने संरक्षण क्षेत्र हैं? बताइए शाबाश, कितने संरक्षण क्षेत्र हैं? 1 2 3 4। हरियाणा के अंदर जो है कितने संरक्षण क्षेत्र हैं वर्तमान हरियाणा के अंदर? फटाफट बताइए भाई। सही कह रहे हो, पांडवों ने जो है पिंडदान सन्निहित सरोवर के ऊपर करने का काम किया था। ठीक है, और इसी सन्निहित सरोवर के अंदर जो है लंकापति रावण के द्वारा जो है भगवान शिव की रुद्र की स्थापना करने का काम भी किया गया था। बिल्कुल सही है। 2 है संरक्षित रिजर्व क्षेत्र, लेकिन 2 कौन से उन दोनों का नाम बताने की कृपा करेंगे।
दो संरक्षित रिजर्व क्षेत्र हैं, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य खड़ा पड़ा है जींद जयंती देवी के नगर में। दूसरा कौन सा है? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये कड़ा पड़ा है तो याद रखना है कैथल के अंदर पड़ा है। दोनों की स्थापना याद रखना 2007 के अंदर जो है क्या किया गया था, इनको सुरक्षित क्षेत्र जो है उसकी श्रेणी के अंदर इन दोनों को गिना जाता है, बीरबारा और दूसरा कौन सा है? सरस्वती। अच्छा दोनों नू पूछ लिया, देखो ये तो क्या पूछा गया कि हरियाणा में कुल कितना संरक्षण क्षेत्र है, नू पूछ ले वो कितने हेक्टेयर के अंदर है, तो याद रखना है 4872 हेक्टेयर। इन दोनों का क्षेत्रफल याद कर लेना, तो 4872 हेक्टेयर भूमि जो है हरियाणा के अंदर कौन से क्षेत्र के अंदर आती हो, तो सुरक्षित क्षेत्र के अंदर कितनी आओ है, ठीक है। तो सुरक्षित क्षेत्र के अंदर 4872 हेक्टेयर आवा बीरबारा और दूसरा कौन सा है? सरस्वती, ठीक है। सरस्वती का दूसरा नाम कौन सा है? सियोनसर जंगल, ठीक है। सरस्वती का दूसरा नाम क्या है? सियोनसर जंगल, सर, ठीक है। सियोनसर जंगल के नाम से सरस्वती को जाना जाता है, ठीक है। तो दो है टोटल, बीरबारा और दूसरा कौन सा है? सरस्वती है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2021 के द्वारा ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड की मान्यता किसको दी गई है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता किसको दी गई है? मुंबई को जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा देने का काम किया गया है। खोल ही रहतान वन्य जीव अभियान की स्थापना कब की गई थी? फटाफट बताइए। खोल ही अभियान वन्य जीव जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? वन्य जीव अभियान कितने हैं? फटाफट उनके नाम लिखोगे। सबसे पहले लिखिए भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। नंबर 2 पर लिखिए छिलछिला, क्रम के अनुसार लिखिए सारे के सारे, ठीक है। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। नंबर 3 के ऊपर लिखिएगा बीर शिकारगाह, बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य। बताओ कड़ा पड़ा बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। चौथा नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। 5वां अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, अबूब शहर, ठीक है, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सही है। छठा कौन सा बच गया? छठा नंबर के ऊपर खपड़वास, 7वां पर कालेसर। छठा नंबर के ऊपर कौन सा आ गया? खपड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। 7वां नंबर पर कौन सा आ गया? यमुनानगर का कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। और 8वें नंबर के ऊपर कौन सा आ गया? खोल ही रहतान, खड़ा पड़ा है खोल ही रहतान, बताओ शाबाश, खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये 8 जे क्रम में याद हो गए नहीं तो इनकी स्थापना दिवस कदे भी कौन बोल लो? 8, 2 ऊपरले छोड़ दो, 2 तरले छोड़ दो, बीच में कितने बच गए? 2, 8 मतलब 2 ऊपर गए 2 नीचे गए, कितने बच गए? 4 बच गए। देखो ऊपर वाले 2 इनकी स्थापना 1986, बीच वाले 4 इनकी स्थापना ठीक अगले साल 1987, और ये जो लास्ट वाले 2 बच गए इनकी स्थापना 1996। बस समस्या के है क्रम के अनुसार इनको आपने याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्रम के अनुसार आपने याद करना पड़ेगा। सुरक्षित क्षेत्र अलग से निर्धारित किया गया है, मोहित रोहिला, ठीक है। 1986 बिंडावास सिलसिला, 1986 बीर शिकारगाह, नाहड़, अबूब शहर और खप्पड़वास 1987, कालेसर और खोल ही रहतान 1996। बस इनको क्रम के अनुसार आप याद करोगे तो ऊपर वाले 2 1986, बीच वाले 4 1987, नीचे वाले 2 कितने बच गए? 1996। तो खोल ही रहतान की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 के अंदर जो है खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1996 के अंदर हुई थी, ठीक है। हरियाणा में वनस्पति योजना कब लागू की गई थी? 2000, 2001, 2003, 2004, बताइए शाबाश। हरियाणा प्रदेश के अंदर वनस्पति योजना जो है इस योजना को कब लागू करने का काम किया गया था? वनस्पति योजना बताइए शाबाश। 2000, 2001, 2003 वनस्पति योजना। सामुदायिक वनिकी परियोजना हरियाणा प्रदेश के अंदर 1982 के अंदर विश्व बैंक जो है विश्व बैंक के सहयोग से लेके आई गई थी।
इसके बाद अगली योजना है अरावली पुनर्वास योजना, अरावली पुनर्वास परियोजना 1991-92 यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है, यूरोपियन संघ के द्वारा, ठीक है। इसके बाद 2003 के अंदर कैंडी विकास योजना, कैंडी विकास योजना अंबाला और यमुनानगर, इन 2 जिलों के अंदर जो है कैंडी विकास योजना के तहत क्या किया गया था, वृक्षारोपण करने का काम किया गया था, ठीक है, कैंडी विकास योजना के तहत। और जो हरियाणा में वनस्पति वन योजना जो है इसको कब लागू करने का काम किया गया था, तो वनस्पति वन योजना जो है इसको लागू करने का काम 2003 के अंदर किया गया था, ठीक है। कैंडी योजना के अंदर कृषि, पशुपालन, बागवानी तीनों चीज आओ भैया, चीज देख लियो, ठीक है। कैंडी में कौन सी चीज आओ, कृषि, पशुपालन और तीसरी चीज क्या है, बागवानी, ठीक है, बागवानी, ये तीनों के 3 चीज कैंडी योजना के अंदर, ठीक है। तो वनस्पति वन योजना 2003 के अंदर, सामुदायिक वन परियोजना 1982 विश्व बैंक के सहयोग से लगी थी, अरावली पुनर्वास परियोजना 1991-92 के अंदर यूरोपियन यूनियन के सहयोग से, कैंडी विकास परियोजना अंबाला और यमुनानगर के अंदर, कृषि, पशुपालन और बागवानी, इन तीनों चीजों के लिए जो है कौन सी योजना जानी जाती है, कैंडी योजना जानी जाती है, ठीक है। हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2003 में वनस्पति वन योजना को लागू करने का काम किया गया था। कचनार किस प्रकार के वन की विशेषता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय जो है इसकी विशेषता कौन सी है, कचनार है, सीधा भाई ज्योग्राफी कमजोर है। अंबाला जिला जो सिंचाई हेतु किसके ऊपर निर्भर है, तो अंबाला जो किसके ऊपर निर्भर है, तो अंबाला जो है नहरों के ऊपर निर्भर है, हरियाणा का अंबाला जिला। हाल ही में किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पहला पुरस्कार देने का काम किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे 8 बजे से लेकर के लगभग 10 बजने को है, तो 8 बजे क्लास शुरू हो जाओगी। पूरी की पूरी पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपने दे दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, शुभ रात्रि। लीसो ऐप जो है, लीसो ऐप के ऊपर बहुत सारे बैच चल रहे हैं। हरियाणा सीटी का स्पेशल 02 बैच है, 14 टीचर लाइव पढ़ाने का काम करेंगे सिर्फ 249 रुपए में। इसके अलावा जो है आपने ध्यान रखना है, एक और बैच है सीटी का प्रैक्टिस बैच, जिनकी तैयारी हो रही है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ 199 रुपए में लीसो ऐप के ऊपर। 960999 70,000 जो लीसो ऐप का नंबर है। जय चीनू, दीपिका, मोनिका, नवीन, सबको जय श्री राम, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।